यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग मैम, बढ़िया। गुड इवनिंग। बढ़िया। हम आपसे चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, बढ़िया 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 यार। चलो, आज थोड़ा स्टार्ट करते हैं और कुछ टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अपना जो एक टॉपिक है, दैट इज वेबसाइट ऑडिट। ठीक है। सबसे पहले वी विल लर्न द वेबसाइट ऑडिट, देन उसके बाद में अपन बाकी टॉपिक्स की बात करेंगे और आपके कोई डाउट्स भी मैं ले लूंगी। ठीक है। एक सेकंड रुकना ना। या तो वेबसाइट ऑडिट क्या हो गया? वेबसाइट ऑडिट का मतलब है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन या फिर आप कह सकते हो असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज का? उन फैक्टर्स का उन फैक्टर्स का जिन फैक्टर्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि अपनी वेबसाइट कितना गूगल पर रैंक करेगी। ठीक है। तो वो फैक्टर्स जो कि आपकी रैंकिंग के लिए जरूरी है, वो फैक्टर्स जिनका अपन ने एसईओ किया है, उन सब फैक्टर्स को क्या करना, हम ये जज कर। गाइस जस्ट अ सेकंड ना, माय गॉड डॉग इज ट्रबलिंग। या तो उन सारे फैक्टर्स का असेसमेंट, उन सारे फैक्टर्स का एग्जामिनेशन, जिन फैक्टर्स के बेसिस पर हमारी वेबसाइट रैंक करती है गूगल पर। ठीक है। कुछ ऑफ पेज, कुछ ऑन पेज, वो सबको अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं। वैसे अपन ने जब एसईओ पढ़ा तो सबसे फर्स्ट फैक्टर अपना क्या था? अपन ने वैसे पढ़ा था कि भाई, आपको याद हो तो मैं वापस से दिखा देती हूँ, याद नहीं है तो वापस से दिखा देती हूँ, जो अपन ने रोड मैप स्टार्टिंग में समझा था। जस्ट अ सेकेंड, तो जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा अपन क्या कर रहे थे। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, किसी को याद हो तो अपन ने रोड मैप समझा था। तो फर्स्ट स्टेप जो अपना रोड मैप का था वो था एसईओ का, वेबसाइट ऑडिट। और देन फिर अपन को बिजनेस समझना, कीवर्ड रिसर्च करना, कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करना, ऑन पेज करना, टेक्निकल एसईओ करना, वो सारी चीजें अपन को, ठीक है, ये सारी करनी थी। लेकिन वेबसाइट ऑडिट अपना फर्स्ट पार्ट था, जो जब भी अपन कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट ऑडिट करेंगे। तो अभी तक अपन ने जितना भी एसईओ में चीजें समझी हैं, जितना भी एसईओ में आपने काम किया है, उन सबको एक तरह से अपन रिवाइज भी करेंगे। तो वेबसाइट ऑडिट की मेरी एक चेकलिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उस चेकलिस्ट को जो है आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस, और इसमें अपने हिसाब से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो आगे फ्यूचर में। ये देखिए, ये रिलीज लिस्ट। ठीक है। ये लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, आपके लिए एक ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसमें और भी कई चीजें फ्यूचर में जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉइंट्स होंगे, आप अपने हिसाब से इसमें कर भी सकते हो। पहले में मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, वैसे ही अपन को करना है। ठीक है। तो देखिए, ये कुछ है पैरामीटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हमें अपनी वेबसाइट जज करनी है कि वेबसाइट हमारी कैसी है, या सारी चीजें हैं या नहीं हमारी वेबसाइट में। और ये मैंने टूल्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जिसके बेसिस पर आप ये देख सकते हो कि इन टूल्स का यूज करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में ये फैक्टर ठीक है या नहीं। और फिर आपको क्लाइंट को ये बताना है, मतलब जो क्लाइंट के लिए आप बनाओगे तो आपको क्लाइंट को ये बताना है कि ये चीज आपकी वेबसाइट में पास हो रही है या फेल हो रही है। और पास हो रही है या फेल हो रही है तो उसका रिमार्क भी डालना है। रिमार्क थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव डाल सकते हो कि क्या वेबसाइट में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो अब सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है जब भी हम एक वेबसाइट का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे मान लो ये हमारी वेबसाइट है और उसका हमें एग्जामिनेशन करना है, तो हम सबसे पहले ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल कंटेंट वाला पार्ट है। कंटेंट, आपको क्वालिटी चेक करनी है कि आपका कंटेंट कैसा है। ठीक है। तो अब हर पेज का कंटेंट हो सकता है, क्लाइंट के 10 पेजेस में अच्छा कंटेंट तो हो सकता है, बाकी सब में ना हो। तो अपन को सैंपल चेक करना है। आज जैसे किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी टेस्ट करना होता है अपनी पूरी कंट्री के ऊपर, तो वो एक एक बंदे को उठाकर वो टेस्ट नहीं करते हैं। वो जैसे सर्वे कैसे होता है, सर्वे एक एक बंदे को उठा के नहीं होता, वो सैंपल टेस्ट होता है। भाई जैसे हर 100 बंदे में से एक बंदा उठा लिया और उसका रैंडम टेस्ट हमने किया।
तो वैसे ही आपको जो आपकी वेबसाइट है आप उस पर 200 300 400 10 15 पेजेस हो सकते हैं। छोटी वेबसाइट में तो हम सारे पेजेस का देख सकते हैं, लेकिन आपको फिर सैंपल पेजेस उठाने हैं। जैसे भाई आपने होम पेज उठा लिया, एक अबाउट अस, एक कॉन्टेक्ट अस पेज उठा लिया, और उसका आपने एनालिसिस करके ओवरव्यू आपको दिया। आज जैसे किसी पर्सन का इंटरव्यू होता है, तो ऐसे नहीं होता कि भाई ये बच्चे ने इसमें अच्छा आंसर दिया, इसमें इसमें गलत दिया, इसमें इसने दिया, इसलिए हमने इसको पास किया। ओवरऑल उससे 4 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि भाई वो क्या करेगा। तो ऐसे ही अब जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है, तो रिस्पॉन्सिवनेस का जो हमारा, भाई क्या ये पहले करवा चुकी हूँ? गिरीश गिरीश ही बोल रहे हैं, बट आप लोग बोल रहे हो कि नहीं हुआ है। एक हमें करवा चुके हैं वहाँ, हाँ, ये बता चुके। एक सेकंड रुकना यार। तो मेरे को कल बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये नहीं हुआ है। जस्ट एक आपको सेकंड, आपको वीडियो भी बताता हूँ अभी कहाँ पे करवाया आपने। एक ये सेकंड, हो चुका है मैम, ये हो चुका है। एक सेकंड रुकना, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये नहीं। मैम बैकलिंग जब हमारे हुए थे उससे पहले आपने करवाया बहुत था, सारे आपने लोगों बैकलिंग का ने पार्ट छोड़ दिया था। मैं ये ना करवा चुके हैं। रुकना एक सेकेंड, मैं चेक कर लेती हूँ। टाइम पे रहना। गाइस, वेबसाइट ऑडिट हो चुकी है, और कल ही मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये हो चुका है। ये देखो, ये रहा आपका टॉपिक। मैं डेट भी बता देती हूँ, 4 सितंबर को। और कल मुझे कम से कम तीन आप लोगों से मैसेज, तीन लोगों ने करीब मैसेज किए थे कि भाई ये ना किया हुआ है। चलो, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है। अ, और अपन, हरमीत मैम, हाँ मैम जी, दो आपके टॉपिक जो रह गए थे वो बैकलिंक ऑडिट था और एक कंटेंट मार्केटिंग एक सेकंड। टॉपिक। हाँ, टॉपिक बैकलिंक ऑडिट रिसर्च। क्योंकि अपन ने उस टाइम ऑफ पेज नहीं हुआ था, इसलिए अपन ने नहीं किया होगा। ये देखो, जी। इसमें भी अपन ने, मैं बताऊँ वो कब किया था, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड रुकना। ये देखो, 15 सितंबर की वीडियो का लास्ट पार्ट देखना, जहां अपन ने ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है ना, उसी के अंदर अपन ने किया था बैकलिंक ऑडिट, जिसके अंदर मैंने आपको और I कुछ। am completing the analysis. वहाँ पे पूरी देखो हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कंप्यूटर एनीवेज, मैं बैकलिंक का आपको एक बार वापस से बता देती हूँ, एक बार देख लें, हो सकता है किसी को कोई डाउट हो। तो ये सारी ऑडिट रिपोर्ट तो आपके साथ शेयर हो चुकी है, मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ। semrush.com, एक सेकेंड, हाँ मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। किसी भी बिजनेस का या किसी भी वेबसाइट का आपको ये देखना है कि इसका ऑफ पेज कैसा हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे, सेमरश पर जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में बैकलिंक एनालिटिक्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर आपको अपनी वेबसाइट डालनी है। ठीक है, बैकलिंक एनालिटिक्स। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यूआरएल डालोगे, कोई भी वेबसाइट, यूआरएल डालोगे, सर्च करोगे। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। उबर सजेस्ट में भी सेम ऑप्शन आपको मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर भी देखो, आपके बैकलिंक का ओवरव्यू आ जाएगा, इधर ऑप्शन, ये ऑप्शन है डोमेन एंड सर्च। सेम जो अपना ऑप्शन था वो यहाँ पर मिलेगा।
रेफरिंग डोमेन, बैकलिंक्स, डोमेन अथॉरिटी जो मॉज के अकॉर्डिंग है, और ये रेडिट, ये एंकर टेक्स्ट, ये आपके बैकलिंक्स बने हुए हैं, यहाँ पर सारा ऑप्शन आ रहा है। सेम टूल का बस थोड़ा सा इंटरफेस आपको डिफरेंट मिलेगा, बाकी ये सेम है। तो मैम ये मैम बैकलिंक इसके अंदर आर्ट बैकलिंक्स का आर्ट किधर है? गाइस शफी एक बार प्लीज हैंड रेज कीजिए प्लीज, एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड। यस सागर। मैम आपने ना वो शीट तो बनाई दी थी, वो तो हमने पढ़ लिया था मैम। आपने हाँ। बोला था कि हम लाइव वेबसाइट पे वेबसाइट ऑडिट करेंगे, वो अपना पोर्शन तो हमने बाकी था। लाइव वेबसाइट पे किया था, उस पे शीट पे। नहीं मैम वो नहीं हुआ था अपना। एक काम करती हूँ, मैं आपकी जो शीट है ना अभी उसको चेक करूंगी, तो उसमें अपन देख लेंगे। मतलब मैम अपनी ना ई कॉमर्स वाली जो पार्ट था ना वो बाकी था, ठीक है मैम, उसका ऑडिट अपन ने नहीं किया था, वही एक पोर्शन बाकी रह गया था वेबसाइट ऑडिट का। नहीं नहीं, आपने जो वेबसाइट ऑडिट उस टाइम सीखा ना, उस वेबसाइट ऑडिट को ही सेम तरीके से आपको ई कॉमर्स पर करना है। देयर इज नो हाँ डिफरेंस उसमें वेबसाइट, क्योंकि ओवरऑल अपन वेबसाइट का ही ऑडिट कर रहे हैं। हाँ मैम वो हम समझ ही गए थे मैम वो तो, बट अगर आपने बोला था कि हम एक लाइव एग्जांपल भी ले लेंगे तो वही नहीं कंफ्यूजन नहीं, था आपने सबको। मुझे बोला था वेबसाइट ऑडिट नहीं हुआ है, मैं इसी भरोसे थी। आपका ही अच्छा मैसेज था कि वेबसाइट ऑडिट नहीं करवाया है। मतलब वही और मैम जबकि आपने वेबसाइट एग्जांपल लिया ऑडिट ही नहीं वहां ना पे कोई, हुआ तो हुआ हम था। पर। नहीं सागर, एक चीज देखो, कल आपने मेरे को बोला था वेबसाइट ऑडिट नहीं हुआ है, हम्म। आपने कल मुझे बोला था वेबसाइट ऑडिट नहीं हुआ है। तो इसीलिए आज मैं वेबसाइट ऑडिट करवाई रही थी कि इसमें मैं कराऊंगी तो मैं आपको ई कॉमर्स का भी आइडिया दे देती। बट पॉइंट इज कि वेबसाइट ऑडिट हो चुका है। जी मैम। तो ठीक मैम है। अब क्लाइंट्स को कैसे वो टैकल करना, क्या क्या क्वेश्चन है वो सिर्फ आप बता दीजिए कि जब हम उस लाइव वो क्लाइंट को लाइव। जैसे टैकल करना है, वो आपके सेल्फ पेड कोर्सेज हैं, जो आपका जो प्लेसमेंट वाला जो प्लेसमेंट पैकेज जो है ना, उसके हाँ अंदर आपको मिलेगा फ्रीलांसिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग, और आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी चीजों में आपको क्लाइंट डील करना, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है। एनीवेज, आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर इस तरीके से आपको बैकलिंक ऑडिट जो है यहाँ पर मिल जाएगी। यस विजय लक्ष्मी। मैम वो आपसे पूछना था एक्चुअली कि एक तो ये वाले शीट्स आपने कहा था ना आप शेयर कर देंगे एक्सेस में, तो दैट वाज द ओनली रिक्वेस्ट। नहीं बट एंड आपके पोर्टल में ये शेयर हुई होगी, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, नहीं हुई तो मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे कहीं और सेक्शन में हुई होगी, हो सकता है। ये इधर नोट्स फाइल में देखना, यहाँ पर ये देखो इसके अंदर है, एक बार देख अच्छा लीजिए। ठीक है मैम, आई चेक इट। दूसरा मैम एक और चीज है, आप यूट्यूब वाला कब कराएंगे पार्ट? आई थिंक आपका वो यूट्यूब वाला अपना एक बार आपका ये वाला हो जाए, पेड एड्स का हो जाए, उसके बाद में यूट्यूब मॉड्यूल आएगा। अच्छा जी। ठीक है। तो मैम इट विल बी आफ्टर दिवाली देन मोस्टली? हाँ मतलब पेड एड्स खत्म होते ही अपन ये करेंगे। ओके जी, थैंक यू ठीक थैंक है। ऑलराइट, चलो। ओके सो अभी मैं आपको थोड़ा सा तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर अपन आते हैं, दैट इज आर इंटरनेशनल एसईओ। ठीक है। ओके थोड़ा सा इधर देखिएगा, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में अपन अपनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार जो समझने आए हैं, पढ़ने आए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ओके अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनेशनल एसईओ की। जब भी हमें किसी वेबसाइट का एसईओ करना है, और लेट्स सपोज कि वो वेबसाइट, पहला केस कि वो मल्टीपल नेशंस के अंदर है, पहली चीज, जैसे कि वो वेबसाइट इंडिया में भी काम कर रही है, एज वेल एज वो बाकी कंट्रीज में भी हम रैंक करना चाहते हैं। जैसे कई बार हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि जिनका इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, ठीक है, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो भी वो बना रहे हैं उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपकी वेबसाइट को मल्टीपल नेशन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, काम करना होता है। अब उस केस में इंटरनेशनल एसईओ एक ऐसी टर्म है जिसमें अपन जो नॉर्मल एसईओ अभी करते हैं, जो अपन ने एसईओ सीखा है वो एसईओ तो हो गई, जो अपन ने टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, जो अपन को टेक्निकली काम करना है, जो अपनी वेबसाइट का बेसिक जो सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी हैं वो तो होंगी। उसके अलावा कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा करना है। ठीक है। अब जैसे इसमें फर्स्ट जो पहला जो आपको काम करना है वो समझना कि क्या हमें एक डिफरेंट वेबसाइट की जरूरत है। सी सी क्या होता है कि जैसे मान लो WS Q-Tech, ठीक है, अभी WS Q-Tech लेट्स से इंडिया में अच्छा काम करती है, एज वेल एज हमारा लेट्स से दुबई के अंदर भी हमारा एक ऑफिस है, और दुबई के अंदर भी हम सेम डोमेन पर, सेम सारे डोमेन्स पर काम करना चाहते हैं।
ऐसे ही एक दुबई में भी ऑफिस है और ऐसे ही एक लंदन में भी ऑफिस है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, इन 3 कंट्रीज में मास्टरी करना चाहती हूँ, दैट इज दुबई, आपका यूके यूनाइटेड किंगडम एंड तीसरा आपका इंडिया। ठीक है, तो अब इस चीज को करने में सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का जो आपका कह सकते हो, आपका जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें कैसे काम कर सकते हो। पहला तरीका जो कि बिल्कुल ही इजी तरीका, भाई तीनों के लिए अलग अलग वेबसाइट बना, दुबई के लिए अलग वेबसाइट, यूके के लिए अलग वेबसाइट और इंडिया के लिए अलग वेबसाइट। ठीक है, पहला तरीका, जो कि ऑब्वियस ही बात है कई बार फीजिबल नहीं होता, क्योंकि मान लो अगर इंडिया में मेरी वेबसाइट है, WSCubeTech बनी हुई है, और इस वेबसाइट की जो भी अथॉरिटी है, इस वेबसाइट की जो भी वैल्यू है, जब मैं एक नई वेबसाइट बनाऊंगी लेट्स से फॉर लंदन के लिए, है ना, तो उस केस में उस वेबसाइट की नई अथॉरिटी बिल्ड होगी। इस जो मेरा जो करंट, जो मैंने इतने सालों की जो हमारी मेहनत है, इतने सालों का जो हमारा काम है, उस चीज को ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, है ना, तो वो यूज नहीं हो पाएगी। तो गूगल उस वेबसाइट को क्या करेगा, नई वेबसाइट की कंसिडर करेगा, न्यू वेबसाइट की कंसिडर करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए एक अलग वेबसाइट हमारा, यूं समझ लो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, वो करना ही नहीं है हमें। जब दूसरी वेबसाइट नहीं बनानी तो क्या कर सकते हैं, अब ऐसे केस में आता है कि हमारा सब डोमेन, ठीक है, हर कंट्री के लिए आपका एक सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने एक सब डोमेन क्रिएट किया, दैट इज india.wscubetech.com। एक हमने सब डोमेन किया uk.wscubetech.com, और एक हमने किया अपना uae.wscubetech.com। ये अपना एक ऑप्शन होता है कि अपन ये करके, और ऑब्वियस ही बात है जब india.wscubetech.com अपन काम कर रहे हैं तो uk.wscubetech.com पर ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही बिल्कुल वैल्यू ट्रांसफर होगी। जैसे WSCubeTech का जो सब डोमेन है, जैसे मान लो ये वाला सब डोमेन है, इसकी अगर मैं अथॉरिटी चेक करूं तो ऑफ कोर्स इसकी अथॉरिटी एज कंपेयर टू मेन वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट है। सॉरी, ये तो डायरेक्टरी नहीं है, एक सेकंड ना, जैसे WSCubeTech का ये मेन वेबसाइट, इसका DAPA कितना है देख लेते हैं एक बार। इसका DA जैसे आपको दिख रहा है 36, ठीक है। अभी यही अगर मैं इसके सेल्फ पेज का देखूं तो आप देखो इसका DA जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन द पॉइंट इज इट इज डिफरेंट, बिकॉज आप PA भी देख सकते हो, इट इज डिफरेंट, क्योंकि सब डोमेन आते ही वो वेबसाइट न्यू हो जाती है, इट इज अ न्यू वेबसाइट। सो ऑब्वियसली बात है DAPA उतना मतलब नहीं होगा कि 100% वहां ट्रांसफर हो जाए, लेकिन हाँ काफी गूगल को ये पता चलेगा भाई जब india.wscubetech.com एक अच्छी अथॉरिटी कैरी कर रहा है तो uk.wscubetech.com को भी वो इनिशियली एक नई वेबसाइट की तरह ट्रीट नहीं करेगा, उसको मानेगा कि हाँ यार ये WSCubeTech का ही पार्ट है। और कई सारी जो मल्टीनेशनल वेबसाइट्स हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ये क्या बोलते हैं Pinterest। अब Pinterest जब आप ओपन करते हो तो जिस भी कंट्री से आप ओपन कर रहे हो, Pinterest क्या कर लेता है, उसका सब डोमेन ओपन करता है। जैसे इसका सब डोमेन क्या है, in.pinterest.com। वही जैसे अगर मैं सर्च करती हूँ जैसे Pinterest UK, तो वैसे शायद हो सकता है यहाँ से ओपन ना हो, Pinterest UAE में है ही नहीं शायद। और कौन सी कंट्री में है, ठीक है। तो कुछ में ये क्या डाल रहा है, इस तरह से अपना ये चेंज कर रहा है, बाद का जो TLD है ना वो चेंज कर रहा है, ठीक है। और दैट इज आवर सेकेंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो गया अपना सब डोमेन एज पर द कंट्री, और दूसरा हो जाएगा TLD, मतलब पहला हो गया सब डोमेन ऑप्शन जो हमारा है कि अगर अपन एक न्यू वेबसाइट एक कंट्री में रन करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है सब डोमेन,
दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट टीएलडी, जैसे ये करता है अमेजोन। अमेजोन क्या करता है ये देखो, अगर मैं इंडिया का अमेजोन ओपन करूंगी तो वो क्या होगा, amazon.in। ठीक है, इंडिया में जो अमेजोन साइट होती है वो क्या काम कर रही है, amazon.in काम करता है। इंटरनेशनली यूएस में, यूके में .com काम करता है, यूके के अंदर amazon.uk काम करता है। तो इस तरह से जो अपना टीएलडी है, मतलब वो अलग अलग वेबसाइट्स उसने क्या कर रखी है, बना रखी है। अब .com भले ही नाम सेम है amazon.com, लेकिन amazon.com और amazon.in दोनों अलग अलग वेबसाइट है। लेकिन क्या है, आगे से आगे ब्रांडिंग ट्रांसफर होगी, जो अपनी सोशल मीडिया पर, जो अपनी एड्स पर जो अमेजोन खर्च कर रहा है। अब जैसे मान लो मैं अमेजोन टाइप करती हूँ गूगल पर और फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करती हूँ तो वो amazon.in ही होगी, क्योंकि मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग गूगल मेरे को अमेजोन यही दिखाएगा। तो वैसे ही अगर मान लो आपकी एक वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं WS क्यूबटेक को यूके में वो करना चाहती हूँ, तो मेरा दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, ये मैं ये डोमेन ले लूं, दैट इज wscubetech.uk। तो जब कोई पर्सन यूके में डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या कोर्सेज रिलेटेड या एनीथिंग रिलेटेड टाइप करेगा तो उसको wscubetech.uk दिखेगा, अगर मेरा बाकी का एसईओ अच्छा हुआ है। तो पहली चीज ये हो गई कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे मैनेज करते हो। तो जब हमारा एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, वैसे तो जब इंटरनेशनल क्लाइंट होता है और उसका ऐसा मल्टीपल कंट्रीज में जब उसको ग्रो करना है तो वो ज्यादातर एजेंसीज को अपना प्रोजेक्ट देते हैं। तो जब एजेंसीज को देते हैं तो ये हमारी रिकमेंडेशन होती है। जैसे मान लो आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हो और इंटरव्यू में जाके कोई आपसे पूछता है कि हमारा कोई क्लाइंट है, उसको ऐसे एसईओ करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो आप पहला रिकमेंडेशन दोगे कि भाई पहली चीज सब डोमेन अलग अलग हर कंट्री के लिए क्रिएट करे। दूसरा एक्सटेंशन मतलब जो टीएलडी है वो करे। अब ये दोनों ही चीजें हैं उस वेबसाइट के लिए जिसके पास एक एक कंट्री से कम मिलियंस का ट्रैफिक का पोटेंशियल है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा तो छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है और इस हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस में पूरी दुनिया से मिलके अगर मेरे को 50,000 का भी ट्रैफिक आ जाता है तो बहुत है। तो ऐसे में हम इतनी डिफरेंट वेबसाइट्स केटर नहीं कर सकते। तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज तब हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरीज। जो आपकी वेबसाइट होती है उसके अंदर अलग अलग डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि WS क्यूबटेक है और WS क्यूबटेक के अंदर आप देखोगे तो मल्टीपल डायरेक्टरीज बनी हुई है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ब्लॉग के सेक्शन में, ये देखो ये जो ब्लॉग है हमारा, ये क्या है, ये अलग ही एक वेबसाइट है। जो आप इसका सी पैनल है उसके अंदर ब्लॉग का सेक्शन है एक अलग ही है, ये इसकी एक अलग से डायरेक्टरी है। ये देखो WS क्यूबटेक/ब्लॉग। और अब मैं आपको एक आयरनी बताऊं, WS क्यूबटेक की मेन जो हमारी वेबसाइट है दैट हैज क्रिएटेड बाय कस्टम कोड PHP में ये बनी हुई है, लेकिन ये जो ब्लॉग वाला पार्ट है ना ये अपना वर्डप्रेस में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट ही डायरेक्टरी होगी, सेम डोमेन पर ये रजिस्टर्ड है, लेकिन ये क्या है, एक डायरेक्टरी अलग है, दैट इज ब्लॉग। इसका एक अलग से एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है ब्लॉग। तो ऐसे मल्टीपल कंट्रीज का हम ऐसे डायरेक्टरी बना सकते हैं, जैसे भाई WS क्यूबटेक/UK और URLs फिर सारे ऐसे लगेंगे, जैसे WS क्यूबटेक.com/UK, वैसे ही wscubetech.com/ जैसे इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इंडिया, वैसे ही wscubetech.com/UAE ऐसे हो जाएगा। ये डायरेक्टरीज बन जाएंगे। ये भले ही अलग अलग वेबसाइट रहेंगी लेकिन सेम डोमेन के नाम से रजिस्टर रहेंगे। तो ये एक तरीका है, ये सबसे मतलब कह सकते हो ये 3 फुल प्रूफ तरीके हैं। ठीक है, और तीनों ही हमारे सजेस्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल एसईओ में। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो अपना तब का तरीका हो गया कि भाई वेबसाइट रिलेटेड तरीका हो गया, लेकिन एसईओ रिलेटेड कुछ यहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं जो आप अगर ध्यान रखोगे तो इवेंचुअली यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो आप इंटरनेशनल एसईओ कर रहे हो। एक एक करके बताती हूँ, फिर इसको बताऊंगी फिर लगाएंगे भी कैसे अपन। जैसे सबसे पहला एक अपन लगाते हैं hreflang टैग, या फिर आप इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। एक टैग होता है जो कि अपन अपनी वेबसाइट में लगाते हैं, वेबसाइट के हेड सेक्शन में ये लगता है, इसको अपन बोलते हैं hreflang टैग।
जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए लगाया जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंट्री और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में हम रैंक करना चाहते हैं, ये गूगल को पता चल जाए। ठीक है, ये टैग होता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाते हैं। उसके बाद में हम कुछ और चीजें करते हैं, वो होता है रीजनल कीवर्ड्स। अब रीजनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? सिंपल सी चीज, जैसे मान लो ब्लॉग के केस में होता है ये, जब आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो उस ब्लॉग के अंदर अगर आप एक दो बार इंडिया वर्ड यूज करते हो तो गूगल को पता रहता है भाई ये कहीं ना कहीं इंडिया रिलेटेड है। वैसे ही आप कहीं ना कहीं जैसे यूके अगर ऐड करते हो, उसमें जो एग्जाम्पल्स आप यूज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बता रहे हो कि एसईओ के बारे में आप बात करते हो, तो जैसे आप एग्जाम्पल ऐसे लोगे कि इफ आई सर्च टॉप रेस्टोरेंट इन लंदन देन दिस रिजल्ट विल बी शोन टू मी बाय गूगल। तो आपने वहां पर यूके यूज किया, लंदन यूज किया, तो वो कहीं ना कहीं एक रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आप कीवर्ड यूज करो उसके अंदर आप एक कंट्री एंड उसमें क्या कर सकते हो, ये ऐड डाल सकते हो। बाकी जो आपको ऑल टैग लगाने हैं, आपको जो हेडिंग्स लगानी है, मेटा टैग लगाने हैं, मेटा टाइटल लगाने हैं, वो तो आपको सेम ही करना है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसेस, वो होती है हमारी कंट्री स्पेसिफिक लिस्टिंग्स। ठीक है, कंट्री स्पेसिफिक लिस्टिंग्स जो हैं वो आपको करनी है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या करती हैं, रैंक करती हैं। जैसे इंडिया में कुछ ऐसी साइट्स हैं, जैसे सुलेखा आपने देखा, जस्ट डायल आपने देखा, ये क्या है, हमारी कंट्री की स्पेसिफिक कुछ लिस्टिंग साइट्स हैं। तो ऐसे ही हर एक कंट्री की कुछ लिस्टिंग साइट्स होती हैं। वो ढूंढने के लिए आपको पहला बेस्ट ऑप्शन है कि आप वीपीएन यूज करो। वीपीएन लगाओ अपनी वेबसाइट में, और वीपीएन में लोकेशन जब चेंज करके आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वो उसी कंट्री की लिस्टिंग साइट दिखाएगा। तो लेकिन दूसरा तरीका ये है, वीपीएन नहीं यूज करना चाहते तो सिंपली आप गूगल पर लिखोगे कि बिजनेस लिस्टिंग साइट्स फॉर लेट्स से, मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ यूके। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कुछ वो दे देगा, लिंक्स दे देगा, जहां पर यूके की बात हो रही है। देखो, टॉप 100 टेस्टेड साइटेशन साइट्स, जहां पर आप लिस्ट कर सकते हो। तो जितने ज्यादा उस पर्टिकुलर कंट्री, और उसमें भी जितना बेटर हो सके आप डॉट यूके वाली साइट वो यूज करें। वैसे ही अपन ने तो कंट्री स्पेसिफिक लिस्टिंग साइट्स पर आपको क्या करना है, अपना बिजनेस को लिस्ट करना है। याद है ना, बिजनेस लिस्टिंग अपन ने किया था, क्लासिफाइड सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, कुछ तो याद है गाइस? हाँ तो बोल दो बस। ठीक है, हाँ जी मैम। तो बिल्कुल आपको वो चीज क्या करनी है, फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री करनी है। उसके अलावा जो अपन ने वेब 2.0 किया था, वेब 2.0 में जो अपन अपना खुद का ब्लॉग लेते थे, खुद की अपनी वेबसाइट बनाते थे, तो उसमें भी मेक श्योर करो कि जो भी, अगर आप टीएलडी जो भी यूज कर रहे हो, टॉप लेवल डोमेन, वो आपका डॉट यूके होना चाहिए। अगर आप यूके में जैसे रैंक कराना चाहते हो अपनी वेबसाइट को सिर्फ यूके के अंदर, तो आप जो वेब 2.0 में जो वेबसाइट एक अलग से क्रिएट कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक्स, या फिर अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन को भी रीडायरेक्ट कर रहे हो, जो कि अपनी एक ब्लैक हेड टेक्निक थी, ग्रे हेड, एक्सपायर्ड डोमेन्स आप किसी का परचेज करके और एक पेज की वेबसाइट बना के उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करें, तो वो भी अगर आप मेक श्योर करोगे कि वो डॉट यूके वाले डोमेन के हों, या जिस भी कंट्री में आप रैंक करना चाहते हो जैसे डॉट यूएई वाले हो, तो अपन को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एचआरईएफ लैंग जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं आपके लिए कॉपी भी कर देती हूँ, आपको शेयर भी कर देती हूँ, यू कैन सी इट। ठीक है, ये एक सिंपल सा टैग है, जैसे अपन ने कैनोनिकल लगाया था ना, बस कैनोनिकल जगह पर यहाँ पर अपना ये आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा, मतलब अपनी वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि कॉपी। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, इस तरह से डोमेन लग जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर इस टैग का मतलब क्या है ये थोड़ा सा देखना। लिंक रिलेशन ऑल्टरनेट HREF है ना, और इस वेबसाइट पर HREF लैंग मतलब किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब इसमें देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे मैं बता देती हूँ, इसको मैं एक काम करती हूँ, इसको कर देती हूँ x और इसको कर देती हूँ मैं y। गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब जो ये x है इसकी जगह पर आएगा आपका लैंग्वेज HTML कोड, ठीक है, और y की जगह पर आएगा आपका कंट्री HTML कोड। अब जैसे एग्जाम्पल में लेती हूँ, ठीक है, हर लैंग्वेज का ना एक HTML के अंदर कोड होता है। कोई भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गई तो उसका कोड होता है HI, इंग्लिश का मतलब होता है EN, ठीक है, इंग्लिश का जो कोड होता है वो होता है EN, हिंदी का होता है HI, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारी लैंग्वेज के भी कोड होते हैं, मैं भी आपको बता दूंगी, वहां से आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वैसे ही हर कंट्री का एक कोड होता है, जैसे इंडिया का IN, यूनाइटेड किंगडम का UK, यूनाइटेड स्टेट्स का US, तो ऐसे हर कंट्री का कोड होता है। तो आपको X की जगह पर आपकी लैंग्वेज का कोड और Y की जगह पर आपको आपका कंट्री का कोड आपको लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपनी वेबसाइट है और अपन कौन सी लैंग्वेज में रैंक कराना चाहते हैं, इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश का जैसे मैंने कोड यहाँ पर लिख दिया EN। वैसे ही आपको हिंदी में कराना है तो हिंदी का आ जाएगा HI। किसी और लैंग्वेज में आपको रैंक करा, बट बकायदा ऑब्वियसली बात है वो आपका कंटेंट उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। आज मैंने हिंदी यहाँ लिख दिया, मेरा कंटेंट हिंदी में नहीं है तो गूगल मुझे रैंक नहीं कराएगा अनटिल अनलेस गूगल ट्रांसलेट मैंने नहीं लगा रखा। तो हर कंट्री का एक कोड होता है, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे कि लैंग्वेज HTML कोड। तो आपको ऐसे काफी सारे ऐसे मिल जाएंगे, ये देखो यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको, सारी अरेबिक, ये सारी लैंग्वेजेस आई हुई है भाई। जैसे अरेबिक लैंग्वेज में आपका कंटेंट लिखा हुआ है तो AR आ जाएगा। वैसे ही मतलब ये मल्टीपल कंट्रीज है, बर्मीज में लिखा हुआ है तो MY आ जाएगा। हर लैंग्वेज का एक कोड है, लेकिन ऑब्वियसली बात है उस कंट्री के अंदर, जैसे मान लो आप बर्मा में बर्मा क्या सॉरी अपना जैसे ऐसी ये जो कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका वगैरह हो गया, तो यहाँ पर आप रैंक कराना चाहते हो तो जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ से कोड आपको ले लेना है। गुजराती में रैंक कराना चाहते हो लेकिन गुजराती में कंटेंट होना चाहिए तो GU आ जाएगा। तो पहला जो यहाँ पर X जो यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज व्हाट योर रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। दूसरा जो यहाँ पर कोड है Y दैट इज रिलेटेड टू योर कंट्री, मतलब जो भी कंट्री में आप रैंक करवाना चाहते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर लैंग्वेज कोड सेलेक्ट किया, वैसे ही आप HTML का कंट्री कोड भी देख सकते हो। हर कंट्री का एक कोड होता है, आपको लिखना है, क्योंकि इवेंचुअली जो मैं टैग लगा रही हूँ वो टैग क्या है, वो टैग मेरा क्या है HTML के अंदर बनेगा। तो ये देखो हर कंट्री का एक कोड। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन अपन क्या कर रहे थे, मुझे UAE में मेरी वेबसाइट रैंक करानी है और इंग्लिश लैंग्वेज में मेरा कंटेंट है, ठीक है। तो अपना सबसे पहले इंग्लिश का कोड क्या आ गया EN, और UAE का देख लेते हैं, UAE का कोड क्या है, जस्ट सेकेंड। सारी कंट्रीज इसमें आई हुई हैं। UAE का कोड है AE। तो मेरा कोड कैसा बनेगा और मेरे वेब पेज पर लगेगा, सारे वेब पेज पर लगेगा इस तरह से, UAE स्मॉल में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा EN। तो ये जो मेरा कोड है ये लगे, जैसे अपने कैनोनिकल लगाया था ना गाइस, याद है, बिल्कुल वैसे ही हर एक पेज में लगेगा, यहाँ पर URL चेंज होता जाएगा। तो अब हम गूगल को ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये जो हमारा पेज है ये पहली चीज इंग्लिश लैंग्वेज में है, दूसरा हमें इसको रैंक करवाना है AE के अंदर, मतलब UAE के अंदर, UAE के अंदर हमारा ये पेज रैंक होना चाहिए, ठीक है। अब एक साथ आप मल्टीपल टैग नहीं लगा सकते, यू हैव टू चूज वन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर मान लो आप बोल रहे हो भाई इंग्लिश मेरी लैंग्वेज है और कंट्री में कोई भी नहीं लगा सकता, तो कंट्री को आप खाली छोड़ दो, उसकी जगह Y लिख दो। तो इस तरह से आपको करना। अब जैसे इंग्लिश और US से आपको चूज करना है तो EN का तो ये रहेगा, और US का क्या कोड है, US का कोड है US। तो ये अपना कैसे हो जाएगा टैग
AIUS। ऐसे अपना ये टैग हो जाएगा। इस टैग को कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट, अपना जो पेज है उसके HTML में लगा देंगे। वर्डप्रेस में आपको एक वो भी मिल जाएगा, प्लगइन भी मिल जाएगा, वैसे शायद उसमें अपने AIU SEO में भी होगा, एक बार स्क्रीन शेयर कर दोगे तो मैं बता दूंगी। आपको लैंग टैग भी होगा, HREF लैंग टैग भी होगा, वो आपको लगाने का वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। एक बार कोई भी पर्सन जिस वर्डप्रेस ओपन करके एक बार शेयर कर सकता है प्लीज। मैं बता देती हूँ वर्डप्रेस में भी कैसे लगाना है, कोई भी प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ गाइस, कोई भी अगर शेयर कर सकता है प्लीज कर दो। Ma'am, is my screen visible? हाँ हाँ, योर स्क्रीन इज विजिबल, एक बार WP ओपन कर लीजिए। अभी भी ऐसा कर रहे हो तो एक बार स्क्रीन ऑफ कर दिया करो, वापस से शेयर करना है स्क्रीन। हाँ जी, एक बार वापस से शेयर कर दो प्लीज स्क्रीन। जी मैम। हाँ जी, एक बार देखना AIU SEO में है क्या। एक बार AIU SEO में जाना प्लीज। नीचे जाओ, AIU SEO में जाओ, नीचे जो ऑप्शन लगा रखा है ना। अच्छा, आपने हटा ही दिया ये। मैम मैंने योस्ट कर हाँ लिया कोई है। बात नहीं, यूज पे आ जाओ आप, एक बार टूल्स में देखना। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, प्लगइन्स में आना एक बार। हाँ, ऐड न्यू करो एक बार, और यहाँ पर टाइप करो पॉलीलैंग। पॉलीलैंग, POLYLANG। मैम P OLY, पॉली, पॉली, okay, LANG, LANG। right. ये देखो फर्स्ट वाला है, इसको एक बार इंस्टॉल कर लो। मैम कंटिन्यू। जी, अब यहाँ पर आप लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आपको वो करना है। देखो यहाँ पर लैंग्वेज और प्लस कंट्री भी आ रहा है, तो जैसे आप इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश के साथ में देखो आपका कंट्री भी आ रहा है, तो लैंग्वेज और कंट्री दोनों यहाँ पर चूज हो गया। देखो इवन इंग्लिश आप करोगे तो देखो, हाँ कंटिन्यू कर दो इसको। to be able to continue you need to use select हाँ add new language, ठीक है ये हो गया। और भी मल्टीपल भी आप कर सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, बैक हाँ वो करो, कंटिन्यू करो। एक बार US सेलेक्ट कर लो ना, आपका तो CA में है ना आपका, तो कनाडा में जैसे आप वो करना चाहते हो फर्स्ट प्रायोरिटी। मैम मेरा यूएस का ही है, न्यू जर्सी का ही तो है। वहां पर तो आपने ऐड किया है, सिर्फ यहाँ पर आप चूज करोगे कि आपका कंटेंट किस लैंग्वेज में है। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू कर दो इसको, स्क्रॉल डाउन करो। ये सिर्फ आपका लैंग टैग लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा जी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक बार रिटर्न टू डैशबोर्ड करना प्लीज। नहीं नहीं, बैक वापस से जाओ, एक बार पॉली लैंग में जाओ, नीचे अपना इंस्टॉल हो जाएगा होगा। मैम यहाँ पे था वैसे ऑल इन वन एसईओ, इधर भी प्लगइन्स। पॉली लैंग है ना, देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है। हाँ, सेटिंग्स पर जाओ। ठीक है, वहां से आप कंट्री चूज करो एक बार, वो लैंग्वेज चूज करो, सॉरी कोई भी, जैसे इंग्लिश चूज कर लो। मैम ऐड कर दूं? एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, डू वन थिंग, इसमें क्या करेगा आपको, एक ही लैंग्वेज आपको वो करेगा।
आप इसको एक बार डिलीट करना, हिंदी डीएक्टिवेट करना इसको एक बार। मैं आपको एक और बताती हूँ जिससे सिर्फ टैग लगेगा, ये सिर्फ कंटेंट में लगेगा। मैं आपको अच्छा बताती हूँ, इसको एक बार तो मैम डीएक्टिवेट ये डीएक्टिवेट कर दूं? हाँ, एक बार डीएक्टिवेट कर दो। मैम इधर से हो जाएगा हाँ, डीएक्टिवेट या इंस्टॉल प्लगइन में जाओ, वहां पर जाकर डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको मैनुअली बताती हूँ। आप कोड तो समझ गया ना, तो मैं मैनुअली बता देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये प्लगइन और भी हो सकता है चीजें चेंज कर दे। आप एक और प्लगइन इंस्टॉल करो। हाँ, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर इंस्टॉल करो href lang। देखो href lang, LANG। एक बार सर्च करो। ठीक है ठीक है ठीक है, एच नहीं नहीं रुको, href lang स्पेस दो। अरे नहीं नहीं, हाँ lang टैग लिखो, lang टैग। नहीं बाबा, जैसे पहले लिखा था ना href lang, वैसे ही लिखो। पहले कैसे लिखा था बस वैसे ही लिखो। स्पेस दो, टैग, एंटर दबाओ। रुको 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 रुको, एक बार स्क्रॉल डाउन करना। href टैग आगे लिखो लाइट, LITE। लाइट से ही नाम है ना। मैम स्पेस स्पेस के देके, साथ हाँ है? स्पेस देके लिखो लाइट LITE? टीई। एक सेकंड, href फ्लैग आपने ठीक लिखा है, ये प्लगइन पहले तक तो काम करता था। एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। एक बार href lang एंड टैग्स लिखो, टैग्स। एक सेकंड रुको, मुझे आप वो दे दो, एक सेकंड रुको, मुझे रिमोट कंट्रोल देना। हाँ मैं वही कर रही हूँ। भाई गौतम, एक ऑप्शन बता के फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो चल कोई नहीं, है ना, यूज में देख लेती हूँ। एक सेकंड। इसमें ऑप्शन नहीं है।
मैम इज इट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी साइट तो वैसे ही डॉट इन है, तो मुझे नहीं लगता नहीं 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 कि नहीं, वैसे तो उससे वो नहीं होगा, इसमें होना तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अच्छा। इंडिया के लगाए क्या पता हिंदी का ही लगाए। इससे तो होगा। एक सेकंड रुकना ना, मैं एक सेकंड टैग का नाम देख लेती हूँ। Just a second. ठीक है, योस्ट की मेन वेबसाइट तो कह रही है कि भाई आप हेड सेक्शन में लगा दो, HTML HTML लिंक्स टू योर हेड सेक्शन डायरेक्टली लगा दो, ये कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है XML साइट मैप में डाल दो। मतलब ये दो चीजें बोल रहा है, या तो आप उसमें लगा दो, हेड सेक्शन में लगा दो डायरेक्ट, तो कोई नहीं अपन हेड सेक्शन में ही लगा देते हैं। आप एक काम करो, आप कोड एक बार साइट में जनरेट करना, विजय लक्ष्मी, हाँ जी मैम। एक बार नोटपैड ओपन करो। अच्छा जी। नोटपैड आप साइड में ओपन कर लो। हाँ, यहाँ पर वो वाला कोड मैंने भेजा है ना, वो आप कर लो एक बार। जो मैंने आपको कोड भेजा है ना, वो आप वो कर लो। हाँ, कोड जो मैंने आपको भेजा है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लो। मैम पूरा कर रहे हैं? हाँ हाँ, पूरा कर लो। एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी कंट्री का वो डाल दो, URL डाल दो यहाँ पे, कंट्री का, सॉरी क्या URL का स्टार्टिंग, गोदिंग आर्टिस्ट डॉट इन। मैम पूरा कॉपी करना है हाँ हाँ, मतलब पूरा ये एज इट इज, मतलब आपको HTTP कर वो पूरा एज इट इज डाल देना है, अपना वहीं से कॉपी कर लो ना। हाँ, यहीं से कॉपी कर लो फ्रंट वाला पार्ट, डॉट इन से पहले वाला। आई थिंक ये बैक स्लैश भी नहीं चाहिए होगा। हाँ, बैक स्लैश मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लगाया HREF लैंग, आपको जो भी करना है, जैसे EN US करना है या ENCA करना है, मतलब आपको जैसे कनाडा करना है वो भी आप कर सकते हो, EN इंडिया करना है IN कर सकते हो। अब जब जैसे अब आपका तो कॉमन सेंस है, डॉट इन है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया में दिखाएगा, US में भी दिखा सकता है, बट अनटिल अनलेस वहां पर कंपटीशन कम ना हो। वहां पर जी। अगर कंपटीशन कम है तो आपकी इंडिया वाली वेबसाइट भी रैंक कर सकती है, बट TLD का तो डेफिनेटली डायरेक्ट ही फर्क पड़ता है, वो तो आप सभी लोगों को पता है। डॉट इन है तो गूगल मान के चलता है भाई ये वेबसाइट इंडिया के लिए। लेकिन ये तब के केस में, जैसे मान लो US की आपकी ये वेबसाइट है, उस केस में जैसे आपको लगाना है कि भाई मुझे इंडिया में भी रैंक करवानी है इसको, तो आप लगाओगे। तो अभी जो भी आपको टैग लगाना है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इसमें इंडिया ही लगेगा। तो इसको कॉपी करके और आप अपना हेड सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो। एक बार हेडर डॉट PHP में आ जाओ, जो फाइल थी ना आपकी, कॉपी कर लो इसको पूरा, कंट्रोल ऑल करके, हाँ कॉपी किया। हम ये स्पेसिंग ठीक है ना एंड में, मतलब हाँ इसको हाँ, तो कोई चाहिए दिक्कत नहीं। नहीं है इसमें। हाँ कॉपी जी। किया। हाँ, आ HFCM। जाओ आप टूल, इसमें अपीयरेंस में ऊपर जो आ रहा है ना अपीयरेंस, थीम फाइल एडिटर, या इसको आप उससे भी लगा सकते हो। बताओ किससे। हम हेडर फुटर। हाँ, हेडर फुटर कोड मैनेजर से भी लगा सकते हो, यहाँ से लगा लो, वहां पे डायरेक्ट मत जाओ। एड न्यू स्निपेट, एड न्यू स्निपेट, स्निपेट में आ जाएगा HREF लैंग। अब कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसको आप जैसे इंडिया में रैंक कराना चाहते हो, कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसको आप US में रैंक कराना चाहते हो, तो यहाँ पर वो भी कर सकते हो आप। पेज वाइड सेलेक्ट करोगे और HTML कोड ये HTML ही रखना है, और स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक पेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट अभी तो आप साइट वाइड ही रखो। स्क्रॉल डाउन करो, हेडर सेक्शन में लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दो कोड को, ठीक है, जो आपने लगाया है, और इसको सेव कर दो।
अब आपको किसी स्पेसिफिक पेज के लिए लगाना है तो वो पेज वाइड आप सेलेक्ट करके लगा सकते हो। किसी स्पेसिफिक पेज को आप चाहते हो, जैसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को हम चाहते हैं कि भाई इसको हमें यूएई में रैंक कराना है, तो आप चूज कर सकते हो। स्पेसिफिक पेज जस्ट चूज करोगे, करो एक बार सेलेक्ट करो, हाँ नीचे देखो पेज लिस्ट आ जाएगी, आप चूज कर सकते हो पेज जिसमें भी आपको लगाना है जो भी। ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी आपके पेज बने हुए हैं सब यहाँ आ जाएंगे। बट अभी तो इसको हटा दो, अभी तो आप साइट वाइड ही लगा दो, और नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। बट आपको पता होना चाहिए जब खुद की साइट हो और ऐसा अपन करें तो यूज आ जाए। मैम चेक करूँ साइट पे? हाँ लग ही गया होगा, आपने तो पहले लगाया ना हेडर में, पहले लगा दिया, पहले ये देखो हाँ लगा लो, ये रहा ऊपर आ रहा है, स्निपेट बन यहाँ गया। लिखा तो आ रहा है। देखो कोड ऐसे क्यों आ रहा है? हाँ वही तो। या तो साइट में कोई एरर है तो फिर तो ये आपका इसी में कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है। बाकी सोर्स कोड में जाएगा, ये एचटीएमएल में लग जाएगा। ठीक है मैम, मैं देख लूंगी, बट ठीक है, इट्स देयर है ना। ठीक है गाइस, ये टैग समझ में आया। बाकी इसके अलावा जो आपकी लोकल डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर आपको जब ये करोगे ना कंट्री स्पेसिफिक लिस्टिंग, और आपने ये टैग भी लगा रखा है अपना एचआरईएफ लैंग टैग भी लगा रखा है, तो आपको डेफिनेटली पहली चीज देखो एचआरईएफ लैंग टैग क्यों लगा रहे हैं कि किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर और किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अपन अपनी चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट रैंक करे, ये गूगल को अपन मैसेज भेज रहे हैं। बाकी पहला जो उसे मैसेज जाएगा वो जाएगा टीएलडी से, मतलब आपके टॉप लेवल डोमेन से। अब टॉप लेवल डोमेन लेट्स से आपका डॉट कॉम है और उसको मैं इंडिया में बैठे बैठे रैंक कराना चाहती हूँ कनाडा के अंदर, तो मैं एचआरईएफ लैंग टैग का यूज करूंगी। अब जैसे मान लो आपने टीएलडी लगा ही रखा है डॉट सीए, तो गूगल को पता रहेगा हाँ भाई ये कनाडा की ही वेबसाइट है, इसको वहीं रैंक कराना है, तो आपको एचआरईएफ लैंग की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। यस नंदा, यस नंदा। हेलो मैम। हाँ जी नंदा। मैम बहुत देर से हैंड मैंने रेज किया हुआ है, हाँ वो मैंने तो मैंने सिर्फ बोला ना कि टॉपिक्स की। टॉपिक एक बार खत्म करा दो फिर मैं पूछती हूँ। हाँ जी हाँ बोलो। हाँ, तो ये टॉपिक्स की लिस्ट मैंने डाल दी है जो ना ठीक अभी है, तक नहीं हुए, तो आप एक बार देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल मैं देख लूंगी, डोंट वरी। थैंक यू मैम। ठीक है ओके। यस गौतम। हाय मैम। हाँ मैम जी। मैंने क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने सब डोमेन और टीएलडी दोनों बताया, तो सब हाँ, डोमेन और टीएलडी दोनों में डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली। कैसा है, जैसे आपने बोला देखो कि मैं किसी आपको के बताती हूँ। टीएलडी आपका ये होगा जैसे www.wscubetech.com, ठीक है, ये अपना यूआरएल होता है। जो अपनी ओके। यूआरएल वाली क्लास थी ना उस पे अपन ने देखा था, देखना। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस, डोमेन। डोमेन नेम। ये क्या यस। है, डोमेन नेम। ये पूरा मिला के डोमेन, लेकिन ये पार्ट क्या है, डोमेन नेम। डोमेन नेम। ये वाला जो पार्ट है जो लास्ट में लगता है .com .in .ca .us, ये क्या है, टीएलडी यानी टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ओके। और ये जो पार्ट है www का मतलब है मेन साइट। अब सब डोमेन मतलब कि WSCubetech के अंडर ही कोई इसकी सब्सिडरी साइट्स हैं, जैसे कि भाई blog.wscubetech.com, तो मतलब WSCubetech का ब्लॉग वाला पार्ट। ठीक है, वहीं ओके। अगर जैसे courses.wscubetech.com मतलब WSCubetech नाम का, मतलब WSCubetech ब्रांड का कोर्सेज वाली वेबसाइट। ओके। वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है ऑनलाइन, WSCubetech ब्रांड का ऑनलाइन वाली साइट। वैसे ही WSCubetech वाली ब्रांड का यूएई वाला साइट, तो ua.wscubetech.com दैट इज योर सब डोमेन। मतलब एक डोमेन नेम के अंडर जब आप 5 वेबसाइट बनाते हो, डोमेन नेम तो सेम ही है ना सब में, यस मैम। है ना, तो www इज द मेन वेबसाइट। जैसे अपना ऐसा होता है ना मेन हेडक्वार्टर होता है, तो www इज द मेन हेडक्वार्टर यानी मेन वेबसाइट इस डोमेन के अंदर, इस डोमेन की मेन वेबसाइट। इस डोमेन की अदर जो वेबसाइट है जैसे courses.wscubetech, जैसे हमारी कई सारे सब डोमेन्स हैं courses.wscubetech.com online.wscubetech.com लाइक दैट, समझे, तो ये डिफरेंस है, दिस इज सब ओके, डोमेन। तो जैसे मैं समझा, मैं आगे जो भी कुछ भी लगेगा तो सब डोमेन होगा, और पीछे वो कुछ भी सब जो डोमेन, ये ओके, पीछे और पीछे मतलब जो ये भी आएगा टीएलडी है। अब आपका तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे देखो एक डोमेन नेम wscubetech.com, उसके अंदर blog.wscubetech.com, इसका मतलब क्या समझे, ये इसी डोमेन नेम के अंडर ये वेबसाइट है कौन सी, ब्लॉग, यस मैम। इस डोमेन नेम के अंडर। अभी ये भी हो सकता है .in,
blog.wscriptic.in ये अलग वेबसाइट हो सकती है, blog.wscriptic.com ये अलग वेबसाइट हो सकती है। समझ लो, ओके यस मैम। ये टीएलडी और बेसिकली अपना सब डोमेन के बीच का डिफरेंस। ओके मैम, और इंटरनेशनल एसईओ के लिए आपने 3 वेज बताए हैं। इंटरनेशनल एसईओ के लिए तीनों आपके काम कर सकते हैं। पहला आपका सब डोमेन, सेकंड जिसमें अपन टीएलडी, सेम वेबसाइट के अंदर अलग अलग सेम डोमेन नेम के अंदर अलग अलग वेबसाइट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कंट्री के हिसाब से। दूसरा ओके था टीएलडी अलग अलग ले लो भाई, wscriptic.com, wscriptic.in, wscriptic.ca ऐसे। और तीसरा था तीसरा डायरेक्टरी। डायरेक्टरीज अपन बनाते हैं, एक ही वेबसाइट के अंदर अलग अलग फोल्डर बन गए, यूं समझ लो। ओके वो तो पेजेस। अलग और अलग मैम फोल्डर क्रिएट होते हैं। वो जैसे आपने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई, अब मुझे उसको लाइव करना है, आप बोलते हो मैं इसको अलग डोमेन नेम या अलग सब डोमेन में नहीं लाइव करूंगा, मैं इसको एक अलग डायरेक्टरी बना के करूंगा, तो उसके मीन्स लिए वो तो आपको एक पोस्ट बार या पेज डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी। उसमें सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो फिर आपके डीएनएस से अटैच होता है। जो आपका एक डीएनएस क्रिएट होता है, उस डीएनएस के अंदर वो आपका फोल्डर बनता है। जैसे मैंने बताया ना, ये दोनों wscriptic की ये सेम वेबसाइट के अंदर ब्लॉग वाला सेक्शन ये वाला और ये मेन वेबसाइट, ये दोनों अलग अलग वेबसाइट क्रिएट हुई है। मतलब जब डेवलपर ने इनको बनाया ना, तो अलग अलग बनाया। इट्स सेम लाइक वो जो ट्विन्स होते हैं ना, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, को एडजेसेंट वो वाले ट्विन्स हैं ये दोनों सेम डोमेन के अंदर रजिस्टर्ड वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टरी अलग है। ये देखो, ये अलग ही वेबसाइट है, ये अलग ही पार्ट क्रिएटेड है। ये वेबसाइट मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, ये वाली wscriptic.com ब्लॉग, ये वाली डायरेक्टरी, ये वाला फोल्डर, और ये वाला ओके। फोल्डर अपना PHP में बना। तो मैम डायरेक्टरी कैसे बनानी वो आपने बताया वही मैं नहीं? आपको बता रही हूँ कि उसके लिए आपको डेवलपर की हेल्प लगेगी, उसमें मैं अच्छा आपको ओके बताऊंगी, ओके। है ना। और मैम जो फर्स्ट भी आपने कोई जो भी ऐसा बताया, पर्सन हो जिसको डोमेन होस्टिंग और वेबसाइट लाइव करने या कस्टम कोडिंग की वेबसाइट के बारे में एक्सपर्ट हो, वो आपको डेफिनेटली ये करके दे देंगे। ओके मैम जो फर्स्ट आपने बताया कि हम इंडिविजुअल वेबसाइट कोई भी कंट्री के लिए बनाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना? क्या चीज? आपने फर्स्ट में ये बताया था कि हम अपने सब डोमेन और टीएलडी के सिवाय नहीं, उसके अलावा इंडिविजुअल मैंने वेबसाइट। आपको पहला एग्जांपल दिया था, वेबसाइट ही अलग बनाओ, www.india.wscriptic.com, www.uk.wscriptic, बट वो अलग ही वेबसाइट की तरह काम करेगा, क्योंकि डोमेन नेम अलग अलग हो गया। तो आपकी जो डोमेन नेम की आप ब्रांडिंग कर रहे हो इतने सालों से, जो मैं डोमेन नेम की ब्रांड कर रही हूँ, मेरा क्योंकि डोमेन नेम इज व्हाट, मेरा ब्रांड नेम है ना, तो मैं यस ब्रांड मैम, नेम की जो इतने टाइम से ब्रांडिंग कर रही हूँ, उसकी अथॉरिटी बना रही हूँ, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो भी आप कर सकते हो। कई वेबसाइट बट वो ऐसा करती है, सही रास्ता नहीं है मीन्स। बट उसमें मेरे को फायदा ही नहीं मिलेगा, उसको अलग कंसिडर किया जाएगा। जैसे ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक आदमी के 4 बच्चे हैं, ठीक है, उन 4 बच्चों का नाम वो अलग अलग रख रहा है और उनका सरनेम भी अलग अलग रख दिया उसने। तो अब मुझे ये बताओ कि उस खुद ने पर्सन ने जो अपनी एक वैल्यू बनाई है मार्केट में, सोसाइटी में, तो जब वो अपने बच्चों को मार्केट में भेजेगा या सोसाइटी में भेजेगा, तो उसकी वैल्यू कुछ काम नहीं आएगी ना उनके। तो बच्चे पहला लावारिस हो ऑप्शन जाएंगे। ये है कि बच्चों का नाम दे और अपना सरनेम दे। तो क्या होता है, जैसे होता है ना, जैसे हाँ भाई ये आपके, जैसे आपके फादर के नाम से आपको थोड़ी बहुत वैल्यू तो मिलती होगी कि हाँ भाई हाँ वो वही ना। फलाने बंदे का बेटा है भाई ये, तो वो क्या हो रहा है, वो सरनेम की वजह से वैल्यू आगे आपको ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर आपको ना आपके फादर आपका सरनेम देते, नाम तो आपका अलग ही होगा, वो भी नहीं देते, तो क्या होता, ऑब्वियसली बात है, आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलती, पहचानते ही नहीं कोई, अच्छा उस समझ। कुमार जी के बेटे होकर नहीं, कुछ नहीं पहचानता। लेकिन अब कई लोग, इसीलिए आपने देखा होगा पहले जो किंग वगैरह थे, वो अपना नाम भी चेंज नहीं करते थे, अलेक्जेंडर फर्स्ट, अलेक्जेंडर सेकंड, अलेक्जेंडर थर्ड, जिससे वो वैल्यू 100% ट्रांसफर हो। समझ में आया ना यस मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? यस मैम। ये चीज है। तो ओके मैम अपने पास नेक्स्ट। ऑब्वियसली पहला वाला तो सीन है नहीं कि भाई एज इट इज नाम रख देंगे अपन सब डोमेन, या अपन टीएलडीज या फिर अपन डायरेक्टरीज वाला ऑप्शन चूज करेंगे। बट ये तब के केस में रिकमेंडेड है जब आपके पास हर एक कंट्री से आपको मिलियन बिलियन का ट्रैफिक आने के चांसेस हो, ठीक ओके है, मैम तब इतनी और मैम मेहनत करनी है, अदरवाइज नहीं। एआईएसईओ से वो बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, ओके मैम। क्योंकि एसईओ आपको बराबर मेहनत तो करनी पड़ेगी उनपे, यस मैम यस ये मैम। और चीजें जो तो मैम एक्स्ट्रा है। अभी ये मत समझो कि बस इतना ही करना है, वो जो किया है ना, जो अपन ने पढ़ा है 2 ढाई महीने 2 महीने, जो अपन ने वर्डप्रेस पढ़ा है, एसईओ पढ़ा है, वो सारी चीजें, डीएम पढ़ा है, सोशल मीडिया पढ़ा है, वो तो करना ही है आपको, मतलब वो सारी चीजें तो अपनी लगेंगी, बट उसके अलावा ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस आप करोगे, ओके मैम ओके। ठीक है। और और मैम इंटरनेट, ये जो आपने हाँ ट्रैक जी, बताया ना अभी नेक्स्ट लास्ट वाला, कौन नया सा? प्लगइन इंस्टॉल करके, एएचरेफ जो लैंग्वेज वाला बताया ना अभी,
नहीं बेटा वो HTML को? डायरेक्ट टैग लगा लो ना, आपने तो टैग सीख लिया, एक ही तो टैग है जैसे हमने कैनोनिकल लगाया था, उसमें क्या वो प्लगइन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करोगे तो फालतू में स्पेस कवर करेगा, और कुछ मेरे यस को मैम, तो वही दिक्कत कर। नहीं है तो ना। AI SEO से कैसे कर रहे हो? ये एक HREF टैग है, HREF एक यस मैम। पर्टिकुलर टैग का नाम होता है। तो आप तो सिंपली क्या करो, ये टैग बनाओ, एक लाइन का टैग बनेगा, और बाकी ना आपका एक पॉली लाइन करके वो है, लेकिन वही है कि एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, फिर प्लगइन क्या उसके अलावा कुछ और भी डेटा भी लेके जाता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि एक लाइन का टैग है, बनाओ अपने हिसाब से। मैंने आपको HTML कोड भी सर्च करना बता दिया। अब जैसे मैं आपको बोलूं, बताओ मैक्सिको के अंदर अगर आपको फ्रेंच कंटेंट रैंक कराना है तो आप क्या करोगे, टैग इजीली लगाओगे, EN की जगह जो भी फ्रेंच का टैग है वो आप सर्च करो के लगा दोगे, और मेक्सिको की जगह मेक्सिको का जो टैग है वो लगा दोगे। मेक्सिको वैसे कंट्री है या सिटी है? कंट्री है मैम। कंट्री है ना, तब ठीक, तो वहां पर आप यस लगा दोगे, टैग सेम चेंज होगा, बात सेम ही है। मैम, AI Technically SEO याद है से ना बता आपको? पाएंगे कि कैसे करेंगे हाँ जी, उससे टैग? AI SEO से वो टैग कैसे नहीं लगाएंगे ये उसमें वाला? नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसमें, उसमें आपको अलग ही करना पड़ेगा प्लगइन इट्स इंस्टॉल। ओके मैम, ओके, और वो मैं चाह मेरे रही हूँ पास जितने कम प्लगइन आप इंस्टॉल करें दैट इज बेटर। एडर फुटर है मेरे पास। ओके मैम, हाँ, थैंक यू सो मच मैम। ओके। यस सुरभि। मैम मेरे को एक बार वो वेब 2.0 का एक बार बता दो आप, जो आपने बताया था। और ना ये वाला जो कोड आपने बताया था ना मैम, जो कोड लगाना है हाँ HFCM में, हाँ हाँ तो वो मैम जैसे अगर वो वेबसाइट है लाइक वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है, नॉन वर्डप्रेस है, कोडिंग वाइज तो फिर वो कोडर ही डेवलपर ही लगाएगा ये? उसको अपन को देना है, जैसे अपन ने कैनोनिकल कैसे बना के दिया था उसको, अपन ने शीट बनाई थी तो राइट कैनोनिकल राइट, शीट टैग अपन बनाया ने था हम बनाया था लोगों ना, ने। हाँ कैनोनिकल टैग नहीं बनाया था अपन ने, हम्म। ना आपको कैनोनिकल टैग, यस यस मैम बस बनाया ऐसे था, ही वो उसके शीट आगे एक बनाई और थी। टैग लगा देना है भाई, एक और अपना ये HREF लैंग टैग, ओके ये जैसे वो ठीक टैग है। था देखो सेम ही है, ऑल्टरनेटिव वहां पर HRE इसकी जगह पर, ऑल्टरनेटिव की जगह कैनोनिकल लगा हुआ था, याद है, सेम ही टैग है, बाकी कोई यस डिफरेंस मैम नहीं यस है। मैम, हाँ, तो गॉट बस इट। वो टैग भी अपन लगा देंगे कि इसको भी आप कोड में लगा दो, ये भी कलर में लगेगा। ठीक ओके। है, हाँ जी। यस जतिन। मैम मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, इससे रिलेटेड है यानी फिर वो मैं बाद में हाफ एन आवर डाउट लेती हूँ, आपके बोलो। नहीं नहीं, इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड, हाँ जी पूछे। यस यस। सबसे पहले मैम मेरे को एक बार रीजनल कीवर्ड्स के बारे में बताना, क्या है इसका उसको? ओके, रीजनल्स की। रीजनल कीवर्ड का मतलब ये है कि जब भी अपन कोई ब्लॉग लिख रहे हैं लेट्स से, ठीक है, पर्टिकुलर अपन लेट्स से मैंने SEO के बारे में ब्लॉग लिखा या किसी भी चीज के बारे में ब्लॉग लिखा, तो मैं कोई एग्जाम्पल लूंगी उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो कोई किसी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उसके अंदर ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स आप यूज कर रहे हो कि भाई जैसे ये XYZ डेटा है एज पर दिस गवर्नमेंट कि यूके में अभी तक कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो आपने इसमें इंडिया का एग्जाम्पल ले लिया, आपने किसका एग्जाम्पल लिया, यूके वर्ड का एग्जाम्पल लिया, तो जिससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा यूके वर्ड जो है ऐड हुआ। तो वैसे ही जब अपन ने हेडिंग डाली तो वहां पर यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन फ्रांस ये सारी कंट्रीज अपन ने डाली, सो दैट क्या हुआ, जो यूनाइटेड गूगल को ये पता चला कि हाँ यार इसके जो कीवर्ड्स हैं उसमें यूके वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो बस ये मैम इतना सा डिफरेंट है किसी पर्टिकुलर हेडिंग्स सिटी। हाँ हेडिंग्स के अंदर डालने हैं मतलब जी, ये? हाँ आप जब कीवर्ड रिसर्च करो ना, जैसे अपन ने, अच्छा आपको वो याद है अपन जब सर्च कर रहे थे वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन इंडिया, कर रहे हम्म। थे, इंटीरियर बिल्कुल बिल्कुल डिजाइनिंग इन बैंगलोर कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन नेचुरल केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, तो अपन वो इंडिया इंडिया क्यों वर्ड यूज कर रहे थे, जिससे कि उस पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सिटी के वर्ड्स, मतलब उस सिटी का रीजन का नाम उसमें आए। सेम चीज आपको जिस कंट्री के अंदर आप कोई पर्टिकुलर चीज रैंक कराना चाहते हो, उसकी सिटी के उसकी कंट्री के वर्ड्स आपको उसमें यूज करते हैं, दिस इज रीजनल कीवर्ड, बस इसलिए वो वर्ड यूज किया है, मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कंट्री का नाम आए, ठीक है। मतलब मेरे को ये डाउट था कि आपने बीच में कहा था ना कि ऑल टेक्स्ट और हेडिंग्स में तो सेम ही रहेगा, नहीं ऑल लेकिन टैग में नहीं, आप समझो ना अपन ने कहाँ कहाँ हेड कीवर्ड्स लगाए, आप ये बताओ। हेडिंग कीवर्ड्स तो स्टार्टिंग में लगते हैं हमारे जो नहीं बिल्कुल नहीं, अपन ने पेज। कीवर्ड्स में कहाँ कहाँ लगाया, अपन ने ऑल टैग में लगाए थे, अपन ने उसके अलावा मेटा टैग्स में लगाए थे, अपन हाँ ने जी, हाँ जी, हेडिंग्स बिल्कुल। में लगाए थे, कंटेंट के अंदर हम्म लगाए थे ना, तो बस बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। अपन को करना है। इवन जो आपको बैकलिंक्स भी आप बनाओगे, तो बैकलिंक्स में जो एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हो वो भी आपको क्या करना है, वो भी वो आपको आपको वहाँ वही उसकी रीजन के अकॉर्डिंग लगाना है।
जिससे कि हम बार बार गूगल को बताएं भाई हम यूके पर रैंक करना चाहते हैं या यूएई पर रैंक करना चाहते हैं या वट एवर इट इज। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक और है। क्या पूछ रहे थे आप? और सेकंड ये है कि जैसे आप बता रहे हो कि वहाँ की वेबसाइट जो है बिल्कुल डिफरेंट अलग से बनेगी। क्या चीज? ये वेबसाइट जो है बाहर के लिए, यूएसए के लिए या नहीं, अदर मैंने ऐसा कंट्री। नहीं बोला, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि नहीं, 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 ये नहीं। ऑप्शंस हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे मैम अभी कीवर्ड्स ही हमने चेंज तो करने ही पड़ेंगे ना, हाँ हाँ, तो है ना? तभी तो तो मैंने उस बोला एक केस अलग में सब डोमेन या अलग डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं, नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जिस केस में आपने बताया अभी कीवर्ड चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल WS क्यूब टेक के 400 पेज हैं, हाँ हाँ, तो उसको हम दोबारा रीराइट करेंगे या फिर उसको कॉपी करने का कोई मेथड है सारा उसमें नहीं नहीं सिर्फ नहीं में? नहीं, रीराइट करना पड़ेगा। देखो मैं ना ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको हो सकता है पहले दिया और नहीं दिया हो तो अभी बताती हूँ। सी, डब्ल्यू स्क्रिप्ट की वेबसाइट है, हमारे 600 से ज्यादा पेजेस हैं। स्टिल हमने कई बार ना किसी पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करने के लिए अलग से वेब पेजेस बनाए हुए हैं। ये देखो, इन सब में जब आप जाके देखोगे ना आपको अलग अलग कंटेंट मिलेगा, वो अलग अलग लिखा गया है। सारे पेजेस में डिफरेंट ही सारे कंटेंट पेजेस रहेगा? में अलग अलग कंटेंट लिखा गया और कंटेंट डिफरेंट सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डुप्लीकेसी आ जाएगी। डुप्लीकेसी की कोई भी प्रॉब्लम पेज आप आएगी। उठा के देखोगे, इवन आप ये भी हेडिंग्स जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इमेज जो लगी हुई है, वो सब क्या है? हम्म। अलग अलग है। तो मैम समझ रहे ये हैं बात आप? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, किसी कंटेंट किसी आपको अलग पेज लिखना ही में पड़ेगा। किसी हाँ जी। किसी पेज में हमें किसी किसी पेज में हमें स्ट्रक्चर एटलीस्ट सेम रखना होगा, तो स्ट्रक्चर्ड कॉपी हो सकता है? हाँ, आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं हो रही, आपकी अब आ रही आवाज है मैम नहीं आ आज? रही है। अब जैसे आ ये रही है देखिए मैम आज? एग्जाम्पल देखो, ये वेब पेज है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आगरा का। ये हम्म, वाला पेज है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोटा का। सेम कोर्स बेच रहे हैं हम अलग अलग सिटीज में, लेकिन आप देखोगे तो इस सब का कंटेंट अलग अलग है, इमेज अलग अलग है, ये जो लिखा हुआ है ये कंटेंट अलग अलग है। तो ये जितने भी यहाँ पर पेजेस हैं, यहाँ पर जो ये 20 पेजेस हैं अलग अलग सिटीज के सेम कोर्स की, इन सब में अलग अलग कंटेंट लिखा हुआ है। मैम मैम बस यही था कि जैसे कंटेंट तो चेंज कर देंगे हम, जो स्ट्रक्चर्ड है, जो पेज का स्ट्रक्चर्ड है वो तो कॉपी कर सकते हैं ना? वो तो आप कर ही सकते हो, वो तो अब जैसे हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं उन सबका स्ट्रक्चर सेम है। हमारी वेबसाइट पर अगर मान लो 600 पेज हैं जिनमें से 500 सेम स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, सेम ऐसे, सेम नीचे ऐसे, एंड लाइक दैट, किसी भी पेज का देख लो। तो उससे तो प्रॉब्लम सेम नहीं है, वो तो हर वेबसाइट का एक साइन सिग्नेचर होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंटेंट अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है सेम चीज आप वहां भी डाल रहे हो, सेम चीज आप यहाँ भी डाल रहे हो और सिर्फ कीवर्ड चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो मैम मैम ये स्ट्रक्चर्ड कैसे सेम कैसे लेके आएंगे? जैसे अगर नया पेज मैंने बनाना शुरू किया तो वो तो खाली होगा बिल्कुल, तो उस केस में कैसे करना है? उसमें तो अब जैसे मोस्टली क्या करते हैं, डुप्लीकेट करके पेज और कंटेंट चेंज कर देते हैं। आपका जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है, जैसे थीम वगैरह सेम ही अपन यूज करते हैं। अब ये तो आपकी डिजाइनिंग के ऊपर है ना, आप ये कैसे कर रहे हो। जैसे कई बार हमारा डेवलपर मतलब कोड वगैरह जब लिखते हैं तो सेम पेज बनाना है तो उसका कोड कॉपी हो जाता है और कंटेंट चेंज हो जाता है। जो कोड डिजाइनिंग कॉपी? स्ट्रक्चर वगैरह आप लगा रहे हो ना डुप्लीकेट पेज करके, कोड कॉपी हम्म, करके, मतलब कोडर ऐसे करते हैं डेवलपर। डुप्लीकेट करके फिर कर सकते हैं, ठीक। डुप्लीकेट करके कंटेंट चेंज कर दो, उसका यूआरएल चेंज कर दो, उसका टैग चेंज कर दो, सब कुछ लाइक दैट। ठीक है। मैम सेकंड आपने ना कंटेंट की लैंग्वेज बताई है कि गूगल को बताना है हमने टैग के ऊपर कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो जो लैंग्वेज है हमने वहाँ की स्पेसिफिक कंट्री की कोई लैंग्वेज लिखनी है तो उसको कैसे चेंज करना है, बेसिक लैंग्वेज को? मैं समझी नहीं, वापस से बोले। कंटेंट दूसरी लैंग्वेज में लिखने के लिए वो कहाँ से चेंज करना है? वो तो गूगल को बताया ना, सिर्फ हमने हमने लैंग्वेज चेंज कहाँ से करनी है तो बेसिक? चेंज तो वो तो आप अपनी जिस लैंग्वेज, अब जैसे हमारा कंटेंट किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये ये इंग्लिश में है ना इंग्लिश में, हमारा? तो मैं इंग्लिश ही लगाऊंगी। तो जब आप हिंदी में ब्लॉग्स बना रहे हो या हिंदी में वेबसाइट बना रहे हो तो आपका कंटेंट तो हिंदी में ही आप लिखोगे ना। और अगर मान लो हिंदी में आप नहीं बना रहे हो तो आप क्यों वहां पर हिंदी लिख के आओगे, आप ये सोचो। नहीं, नहीं, ये बेसिक कहाँ से चेंज करना है हमें? वर्डप्रेस पे जाके कोई है ऑप्शन वहां पे चेंज करना है नहीं नहीं, इसको? ऐसा कोई ट्रांसलेट करने का ऑप्शन नहीं है, आप हद से हद गूगल ट्रांसलेटर लगा सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक गूगल ट्रांसलेटर कई उसमें लग जाता है, कई वेबसाइट में आपने देखा होता है गूगल ट्रांसलेट का एक मतलब बटन लगा होता है। हम्म, वो आप हम्म, अपने डेवलपर को बोल सकते हो कि भाई इसमें गूगल ट्रांसलेट लगा दो, तो यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसके पास ऑप्शन होगा यहाँ से ऐसे चेंज करने का, यहाँ पर एक बटन सा आ जाता है।
जैसे मैं दिखा देती हूँ कैसा, अभी तो मेरी किसी वेबसाइट पर नहीं है, पर उससे ये है कि वेबसाइट का पेज लोड बहुत बढ़ जाता है। जैसे गूगल ट्रांसलेट दिखा देती हूँ मैं आपको, ऐसे लगा रहता है, कोई भी वेबसाइट होती है ना उसके अंदर ऐसे सेलेक्ट लैंग्वेज का लगा रहता है, फिर वो लैंग्वेज जब आप सेलेक्ट करोगे आपका जो कंटेंट है उसी में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसमें दो तीन दिक्कतें होती हैं। एक तो ये दिक्कत होती है कि गूगल सही से ट्रांसलेट कर नहीं पाता टेक्निकल वर्ड्स को। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका वेबसाइट का पेज लोड बढ़ जाता है। तो आप फिर इसमें मैम भी लगा सकते हो, वर्डप्रेस वर्डप्रेस के में अंदर भी लगा सकते हो, एक प्लगइन है गूगल लैंग्वेज ट्रांसलेटर करके, वो इंस्टॉल हम्म, करोगे आपकी वेबसाइट में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो फिर लेकिन वो फिर सिर्फ फिर कंटेंट फिर आपका जो ट्रांसलेट करेगा। हाँ जी, फिर जो भी मैं कंटेंट लिखूंगा ये प्लगइन लगाने के बाद वो उसी लैंग्वेज में आएगा। वो अपने आप ही गूगल ट्रांसलेट कर देगा। गूगल ट्रांसलेशन आप खुद ही देख सकते हो कैसा ठीक है, ठीक है, ठीक है है, ना। ठीक गूगल ट्रांसलेशन आपको पता ही है कितना इफेक्टिव या कैसे काम करता है, है। तो इसीलिए वो अ, टेक्निकल वर्ड्स को नहीं कर पाता, बस ये दिक्कत होती है। ठीक है मैम, ठीक है। मैम थर्ड क्वेश्चन ये है कि जी। मैंने जैसे यूएसए में वहाँ पे लिस्टिंग करनी है, हाँ लिस्टिंग हाँ। समझाइए ना आपने भी। तो कभी मेरे पास वहाँ पे ऑफिस तो है नहीं, ऑनलाइन के केस में कैसे करूँगा? ऑनलाइन के केस में फिर आप लिस्टिंग साइट्स नहीं होती वहां पर, फिर क्लासिफाइड सबमिशंस होते हैं, तो उसमें आप कर सकते हो। जैसे कई सारे अपने क्लासिफाइड सबमिशन मतलब जहाँ पे एड पोस्ट होता है और वहां पे वेबसाइट का लिंक मांगता है, वो भी कर सकते हो। वहां पे एड्रेस आपसे मांगता ही नहीं है। तो लिस्टिंग लिस्टिंग का ऑप्शन नहीं है, मतलब मेन तो लिस्टिंग ही आएगी ना फिर वहाँ पे तो। नहीं, बट आप बोल रहे हो ना कि मेरे पास ऑफिस नहीं है। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपका कोई बिजनेस है उसको आप लिस्ट कर रहे हो, तो उस केस में आप एड्रेस लगाओ ही मत, आप तो सिंपली एक सिटी का नाम लिख दो। तो मैम फॉर एग्जांपल कोई अल्टरनेट ऑप्शन है, जैसे किसी से कांटेक्ट करके वहाँ पे कर सकते हैं कुछ ऐसा? नहीं, बट आप खुद देखो ना, अगर ऑफिस नहीं है तो मैं एड्रेस लगाऊंगी भी क्यों। और जब बट मैम एड्रेस ऑफिस ऑफिस इसलिए नहीं है ना क्योंकि ऑनलाइन है। ऑनलाइन है तो आप उसमें एड्रेस डालोगे ही क्यों। आज मेरा अगर ऑनलाइन बिजनेस है मैं उसमें एड्रेस क्यों डालूंगी। मैं तो मैम सिंपली मांग मेरी नहीं, नहीं, वेबसाइट का यूआरएल डालूंगी और कंट्री का नाम डाल दूंगी बस, एड्रेस नहीं के मैम, सेक्शन में। बिजनेस लिस्टिंग जब भी करो तो वो एड्रेस मांगते हैं, वो उनका आप बिजनेस लिस्टिंग कंपलसरी। करोगे नहीं, आप क्लासिफाइड सबमिशन करो। ऑनलाइन के केस बिजनेस में लिस्टिंग क्लासिफाइड करो ही करें। मत, आप क्लासिफाइड सबमिशन करो। जहां भी आपको, आप खुद देखो ना, अगर आपको एड्रेस मांगा जा रहा है, पहली चीज हम्म, तो आज के टाइम में एड्रेस जो होता है ना हमारा, क्योंकि इतने ऑनलाइन बिजनेसेस बन गए, तो एड्रेस कहीं में ऑप्शनल होता है। एड्रेस मांग भी रहा है तो आप सिर्फ एक बार कंट्री डाल के देखो क्या आ रहा है, अगर वो भी नहीं आ रहा तो वहां पर मत करो, फिर क्लासिफाइड सबमिशन करो। तो क्लासिफाइड सबमिशन ठीक में वो है, आपसे एड्रेस नहीं मांगता है। ठीक है, ठीक है। आप फिर बिजनेस लिस्टिंग मत करो। ठीक है मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सब डोमेन आपने बताया ना पहले कंसेप्ट सब हाँ डोमेन हाँ वाला। तो सब डोमेन जो है जैसे मैंने गो डैडी से जाके जो है परचेज किया या होस्ट गेटर से जाके परचेज किया कोई डोमेन, हाँ 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 तो हाँ। अब मेरे को सब डोमेन उसके लिए कैसे करना पड़ेगा? अलग से नहीं खरीदना नहीं, पड़ेगा सब ये? डोमेन आप जाके ऐसे परचेज नहीं करोगे, आपके पास ही ऑप्शन होगा, आप कुछ भी बना सकते हो। आपको डोमेन अपना नेम परचेज करना है, इसलिए आपने देखा होगा जब आप पोस्टिंग लेते हो तो वो आपको 100 वेबसाइट ऐसे वेबसाइट आपको डालने का ऑप्शन देता है। जैसे आप लेते हो ना, जैसे किसी से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं एक, जैसे जैसे ही आपको दे रहा है 100 वेबसाइट बनाने का ऑप्शन, तो आप 100 सेम डोमेन नेम पर, एक डोमेन नेम पर आप बना सकते हो। समझ रहे हो, ऐसे आपको डोमेन नेम लेना नहीं पड़ेगा अलग से। अगर मेरे को आज WSCubeTech पर एक सब डोमेन बनाना है, दैट इज canada.wscubetech.com, तो मैं बना सकती हूँ, ऐसे मेरे को यहाँ से नहीं खरीदना पड़ेगा। और तो canada.wscubetech.com कोई खरीदेगा नहीं जाकर, तो ये क्योंकि डोमेन, होस्टिंग वालों से बात देखो करनी ना आप पड़ेगी? समझो, डोमेन नेम क्या है बताओ, डब्ल्यू एस क्यूब WSCubeTech.com, टेक तो डॉट वो कॉम मैंने पहले ही खरीदा हुआ है, वो डोमेन नेम कोई खरीद ही नहीं सकता। सिंपल बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। बताती हूँ, अगर मेरे पास www.sqtech.com है, तो आप जाकर और india.wsqtech.com या canada.wsqtech.com नहीं खरीद सकते, बिकॉज इवेंचुअली आपका भी डोमेन नेम क्या हो जाएगा, WSQTech, ये तो गलत है ना। तो ये होस्टिंग वालों से बात करनी पड़ेगी कि मेरा ये नया जो है लिंक कर दो इसको? नहीं नहीं, ये तो आप खुद ही क्रिएट करोगे यार, मतलब आपका जो जैसे सी पैनल वगैरह होता है ना, उस पे अलग ही एक वो बन जाता है, फोल्डर बन जाता है।
तो मैम ये मेथड नहीं क्लियर है ना, मैं सी पैनल पे जाके कुछ एक काम करना, आपकी जो नेक्स्ट वीक है वर्डप्रेस की क्लास होगी ना, आप उसमें अपने ट्रेनर से एक बार पूछ लेना कि सर सब डोमेन कैसे करते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछना, उनको कंफ्यूज मत करना। सिंपल क्वेश्चन पूछना कि भाई आप मुझे ये बताओ कि सब डोमेन जो है वो कैसे बनाते हैं या वो करते हैं, बस इतना पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। ठीक है। ठीक है मैम। एक और है, डायरेक्टरीज वाला नहीं क्लियर हुआ, बस खत्म हुआ। डायरेक्टरीज क्या है? डायरेक्टरीज का मतलब होता है कि जब हम एक सब डोमेन मतलब एक मेन वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे मेरी ये मेन वेबसाइट थी, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर एक नई वेबसाइट डाल दी। मतलब जैसे wscuptech.com पे मैं काम कर रही थी और wscuptech.com पर मैंने एक अलग से ही एक फोल्डर इसके साथ अटैच कर दिया। अब वैसे तो ये देखने में क्या लग रहा है, एक वो स्लग ही लग सेम रहा है, बट स्लैग ये लग रहा है स्लग देखो। ना होके ये पूरी अलग से वेबसाइट है। ये देखो, अब जैसे मैं इसका कोई भी यूआरएल ओपन करूंगी, जैसे जैसे मैंने ये यूआरएल ओपन किया, तो इसका स्लग देखो कैसे होगा, wscuptech.com blog/SEO career path। वैसे ही जैसे मान लो मैंने ये ओपन किया तो blog/app development। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, मतलब एक तरह से ये एक स्लग ही है, बट उस एक पर्टिकुलर स्लग पर मैंने पूरी वेबसाइट डाली हुई है। एक काम करना, ये भी आप अपना जो नेक्स्ट वीकेंड होगा ना, उसमें आप अपने ट्रेनर से पूछ लेना कि डायरेक्टरीज मुझे थोड़ा सा बता दो। वो वैसे आपका इसमें नहीं है, बट स्टिल वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे। ठीक है। डायरेक्टरीज पूछ लूंगा मैम। जो सब डोमेन है वो स्नग से लग जाएगा, वो ये बता रहे थे आप ना। हाँ हाँ हाँ। सब डोमेन तो स्नग से लग जाएगा, लेकिन डायरेक्टरीज का नहीं नहीं नहीं, आइडिया सब मेरे को डोमेन कैसे। स्लग से नहीं लगेगा, नहीं नहीं। नहीं आप वो लगेगा? कंफ्यूज हो गए। एक काम करना, आप नेक्स्ट वीकेंड पूछ लेना उनसे। ये थोड़ा सा डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो आपको थोड़ा आइडिया दे, लेकिन लास्ट में पूछना, स्टार्टिंग में पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। वर्ड हाँ जी जतिन बोलो। वर्डप्रेस का तो लेक्चर भी नहीं है अब मैम। हाँ, वर्डप्रेस का तो लेक्चर ही नहीं है अब। क्या बोल रहे हो? वर्डप्रेस का तो लेक्चर ही नहीं है अब। नहीं नहीं, वर्डप्रेस का नेक्स्ट वीकेंड मैंने बोला ना आप लोगों को आपका है। ओके नेक्स्ट ओके वीकेंड आप ठीक। उसको ले लीजिएगा। ठीक ठीक है। है अच्छा, ठीक है। आप क्विकली एक टॉपिक देख लो, फिर मैं आप लोगों के डाउट ले लेती हूँ, एक बार बस नजर डाल लो। ठीक है, एक और चीज देख लो, ये मेरे को बात करनी है। वैसे कल वापस से अपन कनेक्ट होंगे तो कल और कुछ टॉपिक रहेंगे। देयर इज अ थिंग जिसको अपन जो अपन ने पहले भी बात की थी, वो होता है बैकलिंक इंडेक्सिंग। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो बैकलिंक इंडेक्स हो रहा है, इंडेक्स होने का मतलब क्या है कि जैसे आपने कहीं बैकलिंक बनाया और वो जो बैकलिंक का पेज बना, अगर वो गूगल ने इंडेक्स कर लिया है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्वालिटी बैकलिंक कहलाता है। तो आपने जैसे कोई भी बैकलिंक बनाया है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, WSLC 152। मैं एक बार किसी का भी एक बार बैकलिंक ओपन कर लूँ, जैसे जैसे कि अभी ये देखो, ये इन्होंने क्या किया है, एक एड पोस्ट किया है। ठीक है, ये जैसे इन्होंने, आमिर ने एक एड पोस्ट किया है, और ये एड क्या हो गया है, मतलब यहाँ पर ये एक वेब पेज है। कैन यू सी, ये क्या है, एक वेब पेज है। अब अगर ये वेब पेज जिस पर मेरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, अगर ये इंडेक्स हो जाता है, गूगल पर आ जाता है, तो ये क्वालिटी बैकलिंक कहलाएगा। तो अब आपको क्या करना है, पहली चीज इसको चेक करने के लिए आपको ऐसे चेक करना है, जो आपको मैंने बताया था, साइट कोलन और जो भी आपका पेज है वो करना है और एंटर दबाना है। अगर ये यहाँ पर आ जाता है, अगर ये इस तरह से इधर यहाँ पर दिखने लग जाता है, तो इसका मतलब है हमारा ये जो लिंक है ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ये जो हमारा पेज है ये इंडेक्स हो गया है, और ये हमारा एक क्वालिटी बैकलिंक कहलाएगा। तो वैसे ही आपने जितने भी बैकलिंक बनाए हैं उनको आपको ऐसे करके ओपन करके आपको एक बार देखना पड़ेगा कि भाई ये इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। पेज ओपन करेंगे, पहले तो देखेंगे वो पेज अवेलेबल है भी या नहीं। जैसे पेज ओपन करके मैं देखूंगी, आपको देखना है वो ऐड वहां पर है भी नहीं, अगर है भी तो ठीक है, नहीं है तो आप इनएक्टिव वहां पे लिख दोगे। तो पहले पेज ओपन कर देते हो, तो ये देखो ये जो पेज है ये रिमूव कर दिया गया है।
ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये देखो, जैसे ये भाई किसी ने बनाया है, मैं इसका जैसे यूआरएल लिया, कॉपी किया, सेम यहाँ पर पेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर जिससे कि अब ऑब्वियसली बात है, जो भी हम बैकलिंक बनाते हैं जरूरी नहीं है कि वो हर अपना इंडेक्स हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे बैकलिंक मतलब वो हो, इंडेक्स हो जाए। इंडेक्स होने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है, वो पेजेस हमारे रैंक भी करने लगते हैं और वो हमें दिखने भी लगते हैं, मतलब लोगों की नजर में भी आने लगते हैं। तो बैकलिंक इंडेक्सिंग के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं दैट यू कैन ट्राई, जिसमें पहला अपना ऑप्शन है दैट इज कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक। कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक कह लीजिए या टीयर 2 बैकलिंक कह लीजिए। ठीक है, अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है बैकलिंक का बैकलिंक, मतलब आपने ये बैकलिंक बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आमिर ने ये वाला बैकलिंक बनाया। अभी आमिर को मेक श्योर करना है कि ये वाला मेरा बैकलिंक क्या हो जाए, इंडेक्स हो जाए। तो आमिर एक और बैकलिंक बनाएंगे, जैसे आमिर फॉर एग्जाम्पल पिंटरेस्ट पर गए, पिंटरेस्ट पर जाकर इन्होंने बैकलिंक बनाया, और उस बैकलिंक के अंदर ये कौन सा लिंक डालेंगे, अभी तक अपन कौन सा लिंक डाल रहे थे अपनी मेन वेबसाइट का, और यहाँ पर ये कौन सा लिंक डालेंगे, इसका, मतलब इसको मैं बोलूंगी बैकलिंक का बैकलिंक। तो ये एक बैकलिंक का लिंक लेकर उसका बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जब मेरे पास जैसे कोई क्लाइंट आया है, अभी उस क्लाइंट के मैंने 4 महीने हो गए मैं उसके बैकलिंक बना रही हूँ, तो 5th मंथ कोई मैं उसका बैकलिंक नहीं बनाऊंगी न्यू बैकलिंक। जितने भी पुराने बैकलिंक है और जो भी एक्टिव बैकलिंक है, ये भी याद रखना, अगर आप किसी इनएक्टिव बैकलिंक का बैकलिंक बना रहे हो तो वो बैकलिंक तो मर चुका है, तो उसका बैकलिंक बनाने का फायदा क्या। तो जितने भी एक्टिव बैकलिंक्स हैं उन बैकलिंक्स के मैं उस 5th मंथ में सारे के सारे कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बनाऊंगी। अब जैसे मान लो 1 महीने के अंदर मैं अपने क्लाइंट के लिए 100 बैकलिंक बना रही थी, तो मेरे को 4 महीने बाद कितने बैकलिंक मैंने बना दिए, 400। लेट्स से इसमें से 50 बैकलिंक इनएक्टिव हो गए, तो मेरे पास कितने बचे, 350 मेरे पास बैकलिंक्स बचे। तो 350 बैकलिंक्स के मैं कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स बनवाऊंगी। और कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक के लिए जो बेस्ट एक्टिविटीज हैं वो हमारी होती हैं, एक तो इमेज सबमिशन, एक हमारी होती है सोशल बुक मार्किंग, जिसके अंदर टाइम कम लगे, क्योंकि अब इस मंथ आप कितने बैकलिंक बनाओगे, 350। तो आप जो सबसे इजी वाले बैकलिंक है, या फिर मैं कहूँ सबसे जिनको अपन बोलते हैं ना पुअर क्वालिटी बैकलिंक, वो आप बना सकते हो, क्योंकि आप अपनी डायरेक्ट मेन वेबसाइट पर बैकलिंक नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। अब एक और चीज होती है, जब हमारे बहुत सारे बैकलिंक बन गए तो अपन टीयर 3 भी बैकलिंक बनाते हैं। भाई बैकलिंक के बैकलिंक, और जो इनका लिंक निकल के आएगा, जैसे मान लो मैंने मेरा ये बैकलिंक बनाया था जो अभी आमिर का मैंने लिंक उठाया, अब इसका भी मैं क्या बनाऊंगी, एक बैकलिंक क्रिएट करूंगी, क्रिएट करके जो इसका लिंक क्रिएट होगा उसका भी अगर मैं बैकलिंक बनाती हूँ दैट वुड बी टीयर 3। तो ऐसे आगे से आगे ये बैकलिंक बनाते जाते हैं। कोई प्रूवन इसका तरीका नहीं है कि इट इज इफेक्टिव और नॉट, बट बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत ये काम करता है, टीयर 1 तक काम करता है, टीयर 2 मुझे लॉजिकली ठीक नहीं लगता कि भाई उसकी जरूरत ही नहीं है, बट टीयर 2 तक, या फिर मैं कहूँ कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक तक इट इज राइट, क्योंकि आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कराने के लिए उनकी बैकलिंकिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं से क्रॉलर आके आपकी या तो टीयर 2 बैकलिंक पर या टीयर 1 बैकलिंक पर आकर उसको विजिट कर सकता है, उसको क्रॉल कर सकता है। तो दिस इज जस्ट अबाउट योर बैकलिंक इंडेक्सिंग। बाकी बैकलिंक इंडेक्सिंग के बारे में गूगल कुछ भी नहीं कहता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। गूगल ने कोई कभी भी ऐसा कोई अपडेट या ऐसी कोई चीज नहीं लगाई है, ये तो सिर्फ जो अपने कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि भाई हाँ भाई हमारे बैकलिंक इंडेक्स होने चाहिए। बाकी गूगल की तरफ से ऐसे कभी भी हमें कुछ वो नहीं आया है। गूगल ने तो इवन बैकलिंक के बारे में भी कोई आर्टिकल नहीं है गूगल का, जितना भी अपन ने एसईओ किया उसमें सबके बारे में गूगल अपडेट लाता है, गूगल हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन देयर इज नो आर्टिकल और नो अपडेट रिलेटेड टू बैकलिंकिंग। ठीक है, बैकलिंकिंग तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग जो अपन को सही लगता है अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए वो अपन करते हैं। ठीक है, तो बैकलिंक इंडेक्सिंग में सिर्फ इतनी सी बात है।
और जो आपके कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स है, मैं ये नहीं कह रही 350 में से 350 मेरे बैकलिंक इंडेक्स हो जाएंगे, बट 350 में से कम 100 तो हो ही जाएंगे कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक के बाद। तो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बोलते हैं ना अपन एकदम खुले हाथ से करते हैं। खुले हाथ से मतलब इतना ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करते, इसमें आप प्योर एआई कंटेंट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेसी कर सकते हो कंटेंट की, कोई दिक्कत नहीं है। टीयर 2 में if backlink is no follow link then we can create tier 2, yes you can नंदा, कोई दिक्कत नहीं है, you can मतलब कर सकते हो। ओके अभी यस शफी, यस नंदा बोलो। हाँ जी नंदा। मैम ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स अपन कल करेंगे, कल भी है ना अपने पास दिन। अच्छा मैं आपके एक बार टॉपिक ले लेते हैं जो आपने भेजे हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लो जिससे कोई भी कम्युनिकेशन मतलब मिसकम्युनिकेशन ना हो। डोमेन मार्केटिंग आपको मुकुल सर कराएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पेड एड्स। ईमेल मार्केटिंग भी आपका बाद का मॉड्यूल है, अपन साथ में करेंगे जब अपन ऑर्गेनिक पर वापस से आएंगे। ई कॉमर्स विद शॉपिफाई, ये मैंने आपको पहले ही मतलब जब अपना डेमो हुआ था उसी टाइम बोला था। इफ वी हैव द ट्रेनर, अगर हमारे पास ट्रेनर अवेलेबल होगा तो उस केस में हम आपका ये शॉपिफाई वाला करवा पाएंगे, अगर ट्रेनर अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं हम करवा पाएंगे। तो दिस इज वन थिंग दैट इज ऑप्शनल इन आवर ब्रोशर। इसके लिए आप एक बार अपनी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हो कि शॉपिफाई भी मुझे करना है या नहीं करना है। ये मतलब मेरे एंड में हमारे पास अभी इस टाइम कोई ट्रेनर नहीं है, अगर कोई होगा तो शॉपिफाई हम आपको सिखा देंगे। लोकल एंड मोबाइल एसईओ हम कल करेंगे अपने साथ में, जो है कल अपन करेंगे। मोबाइल एसईओ से कुछ रिलेटेड चीजें तो अपन ऑलरेडी एसईओ में बात कर चुके हैं, बट थोड़े कुछ मैं आपको चेक पॉइंट्स दे दूंगी जिससे आपको याद भी आ जाए अपन ने क्या किया है, और मैं आपको बता भी दूंगी। लोकल एसईओ अपन जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर अपन करने वाले हैं, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अपना कंप्लीट एक मॉड्यूल है उसके अंदर अपने इसको कवर करेंगे। एंड गूगल टैग मैनेजर आपको मुकुल सर कराएंगे बिकॉज ये पेड एड्स में आपके ज्यादा काम आता है। इंटरनेशनल एसईओ अभी अपन ने समझा सिर्फ उतना ही है। ओआरएम आपका वापस से जो ऑर्गेनिक अपन सोशल मीडिया करेंगे उसके अंदर आएगा आफ्टर पेड एड्स। ऐप स्टोर, व्हाट्सएप, गूगल एडसेंस आपको मुकुल सर कराएंगे। ऐप स्टोर मैनेजमेंट एंड व्हाट्सएप मैनेजमेंट आपका पेड एड्स के बाद होगा। ई कॉमर्स एसईओ मैं आपको कल करवाने वाली हूँ। ई कॉमर्स ट्रैकिंग, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है नंदा? ये ई कॉमर्स हाँ मैम। ट्रैकिंग ब्रोशर से ही उठाया आपने ये? हाँ मैम वहीं से उठाए। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ ये क्या चीज है वहां पर जो अपडेट हुई है, हो सकता है कोई चीज अपडेट हुई हो, तो ये मैं आपको कल कम्युनिकेट कर दूंगी क्या है ये। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एट्रीब्यूशन, ये क्या चीज है? ये अलग से ही मैम पार्ट है इसमें? वो सब उधर ही लिखी हुई थी चीजें, हमें क्या पता क्या है। ठीक है, मैं इसको भी एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे उसमें ये नहीं है। और बाकी जो ये 90 डेज ब्लॉग स्ट्रेटेजी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ब्लॉगिंग का पार्ट है, तो जब अपन ब्लॉगिंग समझेंगे आफ्टर योर पेड एड्स तो उसमें अपन समझेंगे। ठीक है। और वेबसाइट एनालिटिक्स तो अपन गूगल एनालिटिक्स में समझ चुके हैं। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लो, जो जो चीजें हैं वो आपको जिस जिस टाइम बोली है वो उस टाइम कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। मैम वेबसाइट एनालिटिक्स थोड़ा रिमाइंड करेंगे, याद नहीं है क्या था। वेबसाइट एनालिटिक्स अपने गूगल एनालिटिक्स का पार्ट था। वेबसाइट एनालिटिक्स मतलब जो अपनी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग वहां पर विजिट कर रहे हैं, वो सारा एनालिटिक्स। ओके। ठीक है। हाँ जी। यस शफी। यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग शफी, बोले। जी हाँ जी शफी, आपने हैंड रेज किया है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कहाँ गई शफी? हेलो शफी। हेलो। हाँ जी शफी। जी मैम, पहले एक भाई क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे ख्याल में जतन थे, वो पता नहीं कौन थे, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे थे कि वेबसाइट के डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम्म। वो लैंग्वेजेस में वेबसाइट्स होती हैं। अब अगर इंग्लिश में एक वेबसाइट आ रही है, उधर ही एक ऑप्शन होता है उसके मतलब अरेबिक में करनी है, तो ऑप्शन नीचे तो मैं भी अरेबिक तो वही लिखा हुआ बता रही होता हूँ है, ना तो आपको, फिर वो पूरी गूगल ट्रांसलेटर का प्लगइन होता है। वो गूगल ट्रांसलेटर का एक ऑप्शन होता है जिसमें जब भी कोई वेबसाइट होती है, जैसे किसी ने लिंक भी शेयर किया है, मैं ओपन कर लेती हूँ। ये देखो, ये बता भी रहे हैं। गौतम आपने भेजा है ना ये? जी मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने ओपन किया हुआ है, अगर आप कहते हैं तो तो मैं उसमें आपको वो दिखा देता हूँ। ऑप्शन जो आ रहा है ना, वो इसी चीज के लिए आ रहा है कि वहां पर वो गूगल ट्रांसलेट का प्लगइन है, वो गूगल ट्रांसलेशन का, कि गूगल ट्रांसलेशन का ऑप्शन देते हैं, हम उसी की बात कर रहे थे। वो अलग से वेबसाइट नहीं बनती चलो कि जैसे आप मेरा एक किसी और वेब क्वेश्चन पेज है पर मैम। हाँ जी।
क्या हुआ? जी मैम, शाफी आपकी ये हमने अभी ऑफ पेज काम किया था। हाँ हाँ जी मैम, शफी, आप लैंग्वेज के बारे नाउ में बात ऑडिबल है? करते थे कुछ, एक सेकंड रुको, आप ऑफ पेज लैंग्वेज के बारे में कुछ बात कर रहे थे, आप एकदम से ऑफ पेज पे आ गए। बस वो लैंग्वेज क्लियर हो गया ना, आपने बता ठीक दिया है मैम। ठीक है, ओके, हाँ जी बोले। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्लगइन होता है, गूगल ट्रांसलेट प्लगइन होता है। ठीक है, ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमने ऑफ पेज एक्टिविटीज की हैं, जी अब आप अभी बोल रही थी कि बैकलिंक्स इंडेक्स जो हो जाती हैं वो तो दिखती हैं, साइट डॉट वो लिंक लगाएंगे तो गूगल पे हाँ अगर आ जाती है तो वो इंडेक्स्ड है। हाँ, लेकिन हमने तो जितना भी किया है तो कोई भी इंडेक्स नहीं है मैम। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, पहली चीज, इट कैन टेक अप्रोक्सीमेटली दो आपको से मैंने तीन महीने शीट सबमिट की भी है। मैं आपको वही बोल रही हूँ, कम से कम 2 से 3 महीने हमारे बैकलिंक्स को इंडेक्स होने में लगते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये मेरा एक एग्जाम्पल बताया कि जब मान लो मैं किसी क्लाइंट का ऑफ पेज कर रही हूँ, तो जब मेरा प्रोजेक्ट एक लमसम अच्छे टाइम के लिए चल जाता है, जैसे कि 4 से 5 महीने मेरे को बैकलिंक बनाए हुए हो जाते हैं, तब मैं ये डिसाइड चेक करूंगी कि मेरे कौन कौन से बैकलिंक इंडेक्स हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि 2 से 3, क्योंकि जिन जिन वेबसाइट पर आप बना रहे हो, आपके अलावा कई और लोग भी वहां पर बैकलिंक बना रहे हैं, और वहां पर कम से कम आप मान के चलो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पेजेस हैं। तो अगर ऐसे आप विजुअलाइज करो, अगर क्रॉलर उस वेबसाइट पर जा रहा है क्रॉलिंग करने के लिए, तो आपके पेज तक पहुंचने के लिए उसको महीनों लग जाएंगे। तो फिर आपको पेज को वो क्रॉल करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा इंडेक्सिंग करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए जो हम बैकलिंक बनाते हैं उसके अंदर मतलब करीब 20-30% ही हमारे बैकलिंक इंडेक्स होते हैं, जिसमें भी आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब मैं किसी तो की 3 से 4 महीने तक एक चुप सेकंड करके एक बैठे सेकंड रहे। ऑब्वियस सी बात है, चुप करके बैठना है आपको, क्या करना है आपको? आपको तो स्टार्टिंग में ही आपको एसईओ का सिंपल सा रूल है, कम से कम आपको 4 से लेकर या 3 महीने मिनिमम, वो भी कम कंपटीशन जब हो, 3 से लेकर कम से कम 8 महीने तक आपको रिजल्ट दिखने में लगता है। वो ऐसे ही तो नहीं बोला था अपन ने, वो इसीलिए होता है क्योंकि चीजें टाइम लगती है। जहां बैकलिंक बना रहे हो जहां कर, वहां पर 3 से 4 लाख पेजेस हैं, तो आपके पेज की कब बारी आएगी? सिर्फ आप तो बैकलिंक नहीं बना रहे, दुनिया भर में और भी लोग बना रहे हैं बैकलिंक। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर पॉइंट इसीलिए मैंने आपको बोला कि ओके 400, मैम। अगर आपने करीब 400-500 बैकलिंक बना लिए हैं इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 से 4 महीने में, उसके बाद में आप कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बनाइए। उससे पहले मत बनाओ। ऐसे नहीं करना कि भाई हमने आज 2 बैकलिंक बनाए और उसके कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बनाए, नहीं। और या फिर हमने आज या एक मतलब 15 दिन पहले हमने बैकलिंक बनाया और वो हम इंडेक्स होने का वेट कर रहे हैं, नहीं, इतना जल्दी नहीं होता है। बट कुछ ऐसी साइट हैं जिनका कई बार बहुत इमिडिएटली भी हो जाता है, जैसे कोरा हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, यस, जैसे अभी पंकज बोल रहे हैं कि रेडिट का हो गया, तो वो बिल्कुल होंगे, जितनी आपकी क्वालिटी, जितनी जिस साइट कोरा का तो है। स्पैम स्कोर ही बहुत ज्यादा है। तो शफी मैं आपको वही बोल रही हूँ कि उन साइट पर गूगल फोकस ज्यादा करता है। अभी जैसे ये देखो, आप पंकज देखो, आपको ग्रुप में बता रहे हैं, प्लीज एक बार पंकज देखो, आपको ग्रुप में बता रहे हैं कि उनका एक बैकलिंक उन्होंने बनाया था जो इंडेक्स हो गया रेडिट पर। तो वो जितना अच्छा आप बैकलिंक बनाओगे, क्वालिटी बैकलिंक जितना बनाओगे, उतना जल्दी वो इंडेक्स होने, और जितनी अच्छी साइट पर बनाओगे उतना बैकलिंक इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है? और ब्लॉग पोस्ट जो सॉरी गेस्ट पोस्ट मैम जो होती है, उसमें मोस्टली मेल करना पड़ता है कंटेंट बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं वो कब जो है ना वो करते हैं। हाँ, तो उनको आपको मेल भी, पहले तो उनकी गाइडलाइन पढ़नी होती है, जो उनकी गाइडलाइन दी हुई होती है। फिर उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको टॉपिक चूज करना पड़ता है। कभी भी गेस्ट पोस्टिंग ऐसे नहीं होती कि आपने कोई ब्लॉग बनाया और आप उनको भेज रहे हो भाई लगा दो अपनी वेबसाइट पर। हाँ, अगर पेड है तो वो लगा देगा। पेड का मतलब आप उसको पैसा दे रहे हो, कुछ डॉलर जो उनके वो फी होती है वो दे रहे हो, तो वो लगा देंगे। लेकिन अगर फ्री वाले जो हैं, उनको आपको मेल करना पड़ेगा पहले उनकी गाइडलाइन पढ़ के। गाइडलाइन पढ़ोगे, वहां पे लिखा होता है भाई ये हमें चाहिए, इन टॉपिक्स पे हमें कंटेंट चाहिए। फिर आप वो टॉपिक चूज करोगे, फिर उस पर कंटेंट लिखोगे, फिर उनको मेल करोगे, और फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे। कई सारे पर जब ट्रैफिक ज्यादा होता है, उन पर रिप्लाई आने में करीब हमें 5-6 दिन भी लग जाता है। फिर रिप्लाई आने के बाद वो फिर आपसे एक सिनॉप्सिस मांगते हैं, मतलब एक शॉर्ट वर्जन मांगते हैं आपके ब्लॉग का।
तो वो उनको आपको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह अपने ब्लॉग का टॉपिक का क्या क्या आप बता रहे हो देना पड़ता है, फिर आपसे वो फाइनल सबमिशन मांगते हैं। तो वही सिंपल सा रूल, जितना क्वालिटी बैकलिंक होगा उसको बनाने में टाइम और एफर्ट उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है। यस आमिर, नहीं आमिर नहीं, सॉरी, यस सुरभि। मैम मेरे को ये पूछना था, जो हमारा गूगल एनालिटिक्स का मॉड्यूल है ना, जी उसमें ना काफी काफी उसमें ना वो पॉइंट्स डिफरेंट दिए है। हुए हैं हाँ, ब्रोशर में। डिफरेंट है और चीजें भी डिफरेंट है, क्योंकि वो आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। उस टाइम मतलब इससे पहले वाले जो 2 बैच थे, मतलब जुलाई, मतलब अपना जून से पहले वाले, उसके अंदर अपन गूगल एनालिटिक्स भी कराते थे, बट गूगल एनालिटिक्स अब तो हट चुका है, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो उसको हमें अपडेट करवाना है ऑफ कोर्स, इसीलिए वो बट आपको इसमें रिकॉर्डिंग मैम जो करना है। बहुत सारी चीजें इसमें जो मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं गूगल एनालिटिक्स के मैं मॉड्यूल आपको में, वही बता रही हूँ बाबा, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में पहले अलग ऑप्शंस थे और डिफरेंट ऑप्शंस थे। तो ये वहां पे यूनिवर्सल वाला रिपोर्ट, है। हाँ ये यूनिवर्सल वाला है, उसके अंदर हमें ऑप्शन ही करीब आप मान के चलो, हमें रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हमें 20 तरह की रिपोर्ट मिलती थी, जो अपन को गूगल एनालिटिक्स 4 में नहीं मिलती। हम्म। तो मैम वो वाला मॉड्यूल नहीं है क्या हमारे पास नहीं नहीं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स तो है ही नहीं ना अपने पास। नहीं मैम, वो 4 वाला। 4 वाले को हमने ब्रोशर में अपलोड नहीं करा है अभी तक, ब्रोशर में मतलब अपडेट नहीं करा है, वो नेक्स्ट बैच से वो उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। यस जतिन। मैम एसएमओ और कंटेंट मार्केटिंग सर ने करवाना ना? नहीं नहीं, ये मैं आपको साथ में कराऊंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक का पार्ट है, तो वो एक बार आप पेड एड सीखे, उसके बाद में अपन कनेक्ट होंगे। तो आप बाद में आओगे, दोबारा आओगे हाँ मैं उसके वापस? बाद में आऊंगी, एक बार पेड एड्स अच्छे से करो पहले, जो तो चीज कर रहे हो उसमें। हाँ जी। कल कौन सा प्लानिंग है मैम? कल कौन सा चैप्टर कराओगे आप? क्या चीज? कल कल कौन सा चैप्टर कराने वाले हो कल आप मैं आपको कल? ई कॉमर्स एसईओ कराऊंगी, और मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल एसईओ की चेकलिस्ट दूंगी, और आपकी जो शीट्स हैं वो मैं चेक करूंगी एक बार, जो आपकी टास्क शीट्स हैं। और ठीक है, बाकी ठीक जितना भी है। अभी मैंने बताया ना, नंदा ने जो मेरे को पॉइंट्स भेजे हैं, उनका जो मैंने आपको टाइम बताया उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो होंगे। ठीक है मैम, जैसे अदर्स कंट्री में आप बता रहे हो कि अदर्स कंट्री में अगर ट्रैफिक ज्यादा आने के चांसेस होंगे, तो फिर आप जो है उस पे जाना है ना, सब डोमेन और उस पे डॉट उस कनाडा केस में जो। जब हमें वहां से भी ट्रैफिक आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैम ये कैसे पता कर सकते हैं हम कि, मतलब ये यार ये तो फोरकास्ट कैसे बिजनेस ही कर सकते हैं? बताएगा, ये तो हमारा क्लाइंट हमें बताएगा। क्लाइंट ने अगर कोई बिजनेस ओपन करा है तो वो ऑब्वियसली बात है, पहले रिसर्च करके ही ओपन करते हैं, तो फिर वो हमें बताते हैं कि भाई किस कंट्री को अपन को टारगेट करना है, या फिर कई बार वो हमसे भी पूछते हैं, तो अपन कीवर्ड रिसर्च के बेसिस पर या ट्रेंड्स के बेसिस पर अपन एनालिसिस करते हैं कि भाई किस कंट्री में वो चीज कैसी चल रही है। जैसे मान लो कोई क्लाइंट है, उसका बिजनेस है लेट्स से इसका हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड, तो आप ये हम्म। सर्च कर सकते हो दूसरी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्री की लोकेशन सेलेक्ट करके, कि जैसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स या हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड कीवर्ड्स पर क्या वॉल्यूम या कंपटीशन आ रहा है। तो मेन वही स्ट्रेटेजी सेम ही रहेगी ना, कीवर्ड डिफिकल्टी और वो कैसे हाँ, अलग कीवर्ड होगी? डिफिकल्टी वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा ना भाई, इस कंट्री में ज्यादा लोग ये चीज सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल कुछ है ऐसा जिससे कंफर्मेशन हो जाए कि वहाँ का, कि यार पता लगे? सर्च तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, यही है कीवर्ड रिसर्च टूल ही है, जो हमें ये बता देते हैं कि कहाँ क्या सर्च हो रहा है। ट्रेंड्स आपको बता देगा, ट्रेंड्स आइडिया दे देगा, कोई कीवर्ड डालो आपको नीचे कंट्रीज आ जाएंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हैंडीक्राफ्ट से लिख किया, एक्सप्लोर, पास्ट 12 मंथ्स कर लो, वर्ल्ड वाइड कर लो, और यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो ये देखो, जर्मनी के अंदर, ग्वाटेमाला, ऑस्ट्रिया, बोलिविया, इनके अंदर ये इंटरेस्ट ज्यादा है, यू कैन सी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कीवर्ड डाल के ट्रेंड चेक करें। हाँ यहाँ पे ट्रेंड चेक कर सकते हो आप बस। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी नंदा। मैम पेड बैकलिंक्स कैसे मिलते हैं और कैसे सही पेड बैकलिंक्स पेड मिलेंगे? बैकलिंक क्या होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
कई सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो कि आप जैसे पेड बैकलिंक, जैसे ये देखो, ये मोस्टली ना आपको स्पॉन्सर्ड में मिलेगा। कभी भी आपको ये ज्यादातर जो है ना, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ब्लॉग के केस में मिलेगा, लेकिन आपको वेबसाइट ये यहाँ नहीं मिलेंगी, ये यहाँ मिलेंगी। जैसे ये देखो, ये क्या बेच रहा है कि 19 मतलब $20 के अंदर 500 प्लस बैकलिंक। तो ये क्या है, ये वो साइट है जिनको आप पैसा देते हो और ये बैकलिंक बनाते हैं। अब गूगल ये कहता है पेड बैकलिंक एक स्पैम टेक्निक है। अब वो क्यों है, उसका रीजन क्या है? गूगल को पहली चीज सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि हमने पैसा देके खरीदा है, क्योंकि जब ये आपको बेच रहा है बैकलिंक, तो उन्हीं सेम वेबसाइट्स पर ये दूसरों के भी बैकलिंक्स बना रहा है। समझ लो मेरी बात? हाँ। गूगल को पता चल जाता है भाई तुमने पेड बैकलिंक खरीदा है। अब पेड बैकलिंक और गेस्ट पोस्टिंग, वो दोनों में फर्क है। वहां पर वो एक प्लेटफॉर्म है, उसने ब्लॉगिंग करके एक अच्छा अपना इंटरफेस बताया, आप उसको कुछ फी आपसे वो चार्ज कर रहा है और आपका ब्लॉग पोस्ट करने के लिए पैसा ले रहा है। वो पेड बैकलिंक में नहीं आएगा। बट ये पेड बैकलिंक ये है जो कि बल्क बैकलिंक लोग आपको ऑफर करेंगे इन सेक ऑफ मनी। तो ठीक है, मैम ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं क्योंकि करना मैंने चाहिए, नहीं देखे हैं करना बहुत चाहिए। सारे वेबसाइट है, इतने सारे 20,000 50,000 बैकलिंक मैं वही बने हैं, तो वो कहाँ नहीं से करना बनाए? चाहिए। अगर आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप 100% ब्लैक हेड करोगे, उसमें अपन करते हैं, अपन भी नहीं करते हैं, मतलब कई एजेंसीज लेती हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स, जैसे एडल्ट साइट्स हो गई, उसके अलावा कुछ ऐसी कैसीनो वाली साइट्स हो गई, आजकल बहुत चल रही हैं ये। तो इन साइट्स के पेड बैकलिंक फिर ऐसे 20-20 30-30 हजार बैकलिंक एक दिन में बनते हैं, और बोट बैकलिंक होता है इनके, मतलब बोट बनाता है बैकलिंक। ओके। तो फिर मैम 20,000 जो करने हो बैकलिंक्स एक साल में, तो कैसे होंगे? हाँ, तो वो मैं बोल रही हूँ ना, वो ब्लैक हेड वही कह रही है। यस मैम। मतलब अपना जो है ना 20-20 हजार, फिर वो ब्लैक हेड ही वेबसाइट्स होती हैं। उनको वेबसाइट ये है भाई, एक बार वेबसाइट पुश हो जाए बस, या फिर एक बार किसी भी वेबसाइट पर मेरा लिंक लग जाए, उसको उनको गूगल से भी मतलब नहीं होता। उनको गूगल से भी नहीं मतलब मैम, नहीं होता। मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के देख रही हूँ ना, मैंने कुछ बड़े ब्रांड्स के देखे हैं, कुछ बड़े उनके ब्रांड्स के बैकलिंक्स आपने हैं पेड मतलब एक बैकलिंक लाख देखे? 15,000, तो वो पेड नहीं करते? नहीं 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 बाबा, अब WSCube के कितने 20 हजार 30 हजार बैकलिंक बने हुए हैं, तो वो पेड तो थोड़ी ना है, मैम वो तो आपने उन्होंने किसी थ्रू को आउट पैसे द नहीं टाइम दिए? 10-15 साल के अंदर बनाए हैं वो दोनों ने। मैं बात कर रही हूँ, जो आप पेड बैकलिंक की बात कर रहे हो ना, तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ब्लैक हेड टेक्निक्स करती हैं, जिनको मतलब नहीं होता कि गूगल पर वो कहाँ किधर कैसे रैंक कर रहे हैं। उनको मतलब होता है सिर्फ हम भले 4-5 दिन के लिए गूगल पर आ जाएं, और जो मल्टीपल हजारों वेबसाइट है वहां पर हमारे लिंक चले जाएं, जिससे कि थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक एक बार हमारे पास आ जाए, बाद में तो लोग सिर्फ लिंक कॉपी करके आ जाएंगे। उनकी मैं बात कर रही हूँ। बाकी अब जैसे कोई अमेजोन है, अब अमेजोन के लाखों करोड़ों बैकलिंक्स हैं, वो कैसे बने? वो इतने टाइम से जो उसकी ब्रांडिंग हो रही है, अब कई एफिलिएट साइट्स हैं वो उसको बैकलिंक दे रही हैं, कई जो दूसरी साइट है वो उसको रिकमेंडेशन दे रही है, तो वैसे उसके बैकलिंक बने। WSCube के 30,000 बैकलिंक है, तो जो थ्रू आउट द टाइम हमने बनाए हैं, कितनी साइट्स ने हमें एफिलिएट किया है, कितनी साइट्स ने हमें बोला है भाई, कहीं पर भी नाम देते हैं ना कि हाँ भाई ये WSCube साइट है, यहाँ से आप ये सीख सकते हो, तो वो बैकलिंक हो गए, यूट्यूब वाले बैकलिंक हो गए। तो वो पेड में नहीं है। पेड का मतलब है ये जो आप पैसा दे के किसी को और बैकलिंक्स बनवाते हो, ये दिस इज अ स्पैम टेक्निक, ये अपन को नहीं करनी है। तो ये मैम सिर्फ और दूसरा, सिर्फ, अगर मैं हाँ सोचती जी, हूँ वो तो जेन्युइनली, अगर हमें बैकलिंक चाहिए, ये जो सोशल साइट्स और इनको छोड़ के जेन्युइनली अगर मुझे वेब हाँ हाँ बैकलिंक चाहिए, मे बी मंथली 100, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही, हाँ हाँ तो हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए, आपको वेब 2.0 करना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। और आपको ओके। आपको जैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, बट अगेन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जैसे कई स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स भी होते हैं। या तो मैम वही पूछना चाह रही हूँ, जो मतलब अलाउड भी हो गूगल की तरफ से और वो पैसे भी गेस्ट दे रहे पोस्टिंग हैं, मैंने जिससे बताया काम ना, जल्दी हो जाए। ऐसी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं जिनका DAPA बहुत अच्छा है, ट्रैफिक बहुत अच्छा है, बट वो आपका ब्लॉग पोस्ट करने के लिए पैसा लेती है, और पैसे के साथ साथ हाई क्वालिटी कंटेंट लेती है। और वो पैसा भी इसलिए लेती है, पैसा भी वो इसलिए नहीं लेती बैकलिंक के बदले में, नहीं, वो पैसा इसलिए ले रही है क्योंकि आप जो उनको ब्लॉग सबमिट करोगे, वो फिर अपना एडिटर बिठा के उसको ठीक करवाएंगे, फिर अपना एडिटर बिठा के उसको ठीक करवा के फिर उसको पोस्ट करेंगे, तो इसलिए वो $2 $3 $4 आपसे चार्ज करती। वो फिर सही साइट्स है, वो गूगल की तो तरफ मैम से रेपुटेबल। एक बार गूगल पे सर्च करोगे ऐसा कुछ लिख के, तो मुझे पता पड़े कौन से वेबसाइट ऐसे हो? आपको सिर्फ ये सर्च करना है, टॉप
ये आपको सर्च करना है। अब आपको ये जो साइट्स ओके मिलेंगी इसमें से 50% से ज्यादा पेड होंगी, और जो इवन फ्री भी होंगी ना, उस पर डायरेक्ट पोस्टिंग का ऑप्शन नहीं होगा, आपको उनको मेल करना पड़ेगा। ओके ठीक है, कुछ इसमें से, और पैसे भी इनके ही होते हैं पर ब्लॉग के, मतलब $0.5 से लेकर और $3 से $4 तक पर ब्लॉग का ये चार्ज करती है। ओके ठीक है, मैम तो ये बहुत थोड़े यस से हाई क्वालिटी होते हैं। इवन आपको जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे ना, फाइवर वगैरह पर, वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो 10 बैकलिंक बनाने के 10,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन फिर वो मैम 10 बैकलिंक आपको ऐसे दे रहे हैं जो 100 के बराबर है। यस मैम, एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड है, इसलिए पूछ रही हूँ। मतलब कई बार मैंने पढ़ा है जैसे दूसरे लोगों के ब्लॉग्स होते हैं और वो मतलब कुछ समझो कि टॉप 10 शूज, मेन शू, ऐसा कुछ ब्लॉग बना दिया, उसमें एक जो शू होता है या एक जो ब्रांड होती है ना, उसको कोई नहीं जानता, इतनी फेमस नहीं होती है। हाँ मुझे लगता है वो उसी के लिए ब्लॉग बनाया गया है, क्योंकि सारा उसके बारे में डिटेल में लिखा है, बाकी हाँ नाइकी और फेमस ब्रांड के बारे में कुछ नहीं हाँ लिखा हाँ है ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे वाले ब्लॉगर कैसे मिलते हैं? ऐसे वाले ब्लॉगर, ये आपको जैसे ना कई सारे ऐसी भी साइट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे टॉप एंड्रॉइड फोन, जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हम्म आपसे अगर मैं पूछूं आज के टाइम में सबसे बढ़िया फोन्स वगैरह कौन से चल रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसे नाम बता दोगे, लेकिन हम्म इनके अंदर जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको ऐसे हम्म फोन्स के नाम मिलेंगे जो हो सकता है बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो, बट वो यस क्यों मैम बताए गए हैं, जिससे कि लोग उस पर क्लिक करें और इनको इन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है उसकी, मतलब जो यस भी वो मैम फोन ये की वाला कंपनी है या जो फोन की ब्रांड है उसने पे किया है इनको। जैसे यही हम्म तो इन्फ्लुएंसिंग होती है। अब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो किसी एक नॉर्मल किसी छोटे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, भाई क्यों? हम्म कि उसने उसको पैसा दिया है। या तो बस तो यही मैम है, ऐसे ऐसे ही। ब्लॉगर को मैं कैसे ढूंढूंगी? समझो मेरा ब्यूटी बिजनेस है, तो ऐसे ठीक है, ब्लॉगर्स में कैसे ढूंढूं? ऐसे ब्लॉगर्स को फिर आप जैसे ऐसे कर सकते हो भाई, जैसे टॉप फैशन ब्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, ठीक है, फैशन ब्लॉगर्स इन इंडिया, ऐसे करके आप सर्च करोगे, फिर आपको इनको पर्सनली इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। टॉप भी मत करो, ओके मतलब आप ऐसे कर सकते हो, फैशन ब्लॉगिंग साइट्स ऐसे करके सर्च करोगे, ब्लॉगिंग साइट्स ये करके सर्च करोगे। अब आपको वेबसाइट्स उठाओ, उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा पर्सनली, कि भाई आई वांट यू टू प्रमोट माय साइट्स। या फिर एक और भी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप जो प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे कि टॉप 10 साड़ी एग्जांपल में ले रही हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग, तो जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं ना, जैसे हाँ ये हाँ देखना, तो जैसे अब ये है, अब जैसे ये अमेजोन वगैरह इनकी साड़ी प्रमोट कर रही है, तो इसको आप कांटेक्ट करोगे, इसका कांटेक्ट यहाँ से निकाल के, जैसे कांटेक्ट अस ऑप्शन है, हम्म। तो आप इसको कांटेक्ट करोगे कि भाई आई वांट यू टू प्रमोट माय दिस, और वैसे भी इस पर गेस्ट पोस्टिंग का ऑप्शन है, तो यू कैन गेस्ट पोस्ट कर सकते हो आप। तो फैशन से रिलेटेड अलग भी गेस्ट पोस्ट ओके होता है। ठीक है, ठीक है मैम, क्लियर है। ओके, चलो, तो कल मिलते हैं गाइस, कल थोड़ी और बातें करेंगे, और प्लीज जितने भी डाउट्स हैं एसईओ रिलेटेड वो ले आइएगा, वर्डप्रेस रिलेटेड आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो आपके नेक्स्ट वीकेंड क्लियर होंगे, तो नेक्स्ट वीकेंड भी आपको क्लास अटेंड करनी है। एंड बाकी अभी पेड एड्स सीखो, जितनी भी चीजें आपके सिलेबस में है वो सारी आपकी कंप्लीट होंगी, लेकिन पहले पेड एड्स के बाद, बिकॉज देयर आर वेरियस पर्सन अपने ही ग्रुप में जो कि पेड एड्स स्टार्टिंग में ही उनका मेन प्रायोरिटी था, तो पेड एड्स अच्छे से सीखो, वो आपके बहुत काम आएगा, और फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो, ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन। बाय मैम।